Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Commerce की बात है. So I am CA Kabir Rathod and today we are going to study the chapter number 4 of the economics of the class 12th, which is income determination. In this chapter we are going to study the four things. The first thing is the difference between the ex ante and ex post. The second thing is the difference between movement along a curve versus the shift of the curve. The third thing is how to make the diagram using the linear equation. And the fourth thing is the paradox of the thrift, in which even if the household want to save more, they will end up saving the same amount. So चलिए शुरू करते हैं. लेकिन हाँ, don't forget to subscribe, like and share my channel. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो आज अपन पढ़ने वाला है चैप्टर नंबर 4 इनकम डिटर्मिनेशन. सो अपन ने अब तक क्या पढ़ा? अपन ने अब तक सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा इकोनॉमिक्स का. देन अपन ने पढ़ा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. देन अपन ने पढ़ा कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं अपन. देन अपन ने मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ा. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चैप्टर नंबर 4 इनकम डिटर्मिनेशन. अब इसके अंदर अपन करने क्या क्या वाला है वो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख दिया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ. तो ये सब कुछ बहुत ही ईजी चैप्टर है अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ अपन पढ़ने वाले वो है एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट का डिफरेंस जो होता है. अपन वो पता करने वाला है कि एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट का डिफरेंस क्या होता है. फिर जो सेकेंड चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं वो ये है कि व्हाट इज़ एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड फॉर द फाइनल गुड्स. अपन वो पढ़ने वाले हैं सेकेंड चीज़ यहाँ पे. द थर्ड थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द मूवमेंट अलॉन्ग अ कर्व वर्सेज द शिफ्ट ऑफ द कर्व. कि एक कर्व के साथ में मूवमेंट क्या होता है और उसका शिफ्ट, एक कर्व का शिफ्ट क्या होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है. फिर द फोर्थ थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द शॉर्ट रन फिक्स प्राइस एनालिसिस. कि अपन शॉर्ट टर्म के एक इकोनॉमी का अपन है ना एक एग्जाम्पल लेंगे, अपन उसके अंदर कुछ एजम्पशंस लेंगे. ओके, उसके अंदर अपन तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं. द पॉइंट ऑन द एग्रीगेट डिमांड कर्व, द सेकेंड थिंग इज द effect of the change in the autonomous things like autonomous demand and autonomous investment. Okay, so autonomous demand क्या होता है, autonomous investment क्या होता है, ये आप बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे. The third thing which we are going to study is the multiplier mechanism. कि किस तरीके से multiplication होता है, कि जैसे ही मेरा autonomous change in demand and investment होता है तो किस तरीके से मेरे इक्विलिब्रियम जो डिमांड होगी, जो इक्विलिब्रियम लेवल होगा इकोनॉमी, वो कैसे चेंज होगा. सो अभी आपको ये सारी चीज़ें लग रही होगी क्या चीज़ है ये, लेकिन बहुत ही ईजी है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें. आई विल टीच यू ऑल दिस थिंग इन अ वेरी ईजी वे. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, सो बेटा सबसे पहली जो चीज़ अपन पढ़ने वाले इसके अंदर वो है एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट का डिफरेंस. तो एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट का डिफरेंस क्या होता है अपन उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे. सो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्स एंटे के बारे में, फिर अपन बात करेंगे एक्स पोस्ट के बारे में. ठीक है सर. तो सबसे पहले अपन एक्स एंटे के बारे में बात कर लेते हैं, फिर एक्स पोस्ट के बारे में बात करेंगे. तो एक्स एंटे का मतलब क्या होता है? एक्स एंटे का मतलब होता है कि जो मेरी एंटीसिपेटेड या मेरी प्लान्ड, जो मेरा एंटीसिपेटेड और जो मेरा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड मेरा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशंस एंड जो आउटपुट है ऑफ अ इकोनॉमी. मतलब जो मैंने ना इन्वेस्टमेंट, जो फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट प्लान करा है, जो हाउस होल्ड ने कंजम्पशन प्लान करा है, ठीक है, जो पूरी इकोनॉमी ने आउटपुट प्लान करा है, वो प्लान्ड वैल्यू क्या है. अपन यहाँ पे ये नहीं पता कर रहे हैं कि अपन ने जो है ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अपन ने जो जीडीपी निकाला था, जो नेशनल इनकम निकाला था, ठीक है, जो पर्सनल इनकम निकाला था, जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकाला था, ये जो सारी चीज़ें निकाली थी ना अपन ने बेटा, ये सारी चीज़ें है ना, ये एक्सपोस्ट थी. ठीक है, एक्सपोज कैसे सर? ये एक्सपोस्ट ऐसे थी बेटा कि है ना, ये सब होने के बाद में निकाला था अपन ने.
कि जीडीपी है ना कितना एक साल पूरा बीत गया, फाइनेंशियल ईयर पूरा बीत गया, फिर अपन ने पता लगाया कि कितना जीडीपी है, कितना नेशनल इनकम है, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल वैल्यूज़। अपन ने कुछ एंटिसिपेशन नहीं करा कि आगे आने वाले साल में अपन कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना सेविंग करेंगे। अपन ने सिर्फ जो पिछले साल में हुआ अपन ने उसका समीशन करके टोटल जीडीपी निकाल दिया, टोटल नेशनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजल इनकम निकाल दिया। ठीक है, सो वो क्या था, वो एक्सपोज था। ठीक है, मतलब एक्सपोज का मतलब होता है रिजल्ट, या मैं इसको कह सकता हूं एक्चुअल। ठीक है बेटा, ठीक है सर। द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ इनकम, कितना एक्चुअल में इनकम हुआ, कितना एक्चुअल में कंजम्पशन हुआ, ठीक है, कितना एक्चुअल में है ना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना एक्चुअल में है ना बेटा आउटपुट हुआ एक इकोनॉमी का। ठीक है, सो एक्चुअल में कितना हुआ, वो जो चीज़ होती है ना बेटा वो एक्स पोस्ट कहलाती है। सो एक्स एंटे इज द प्लान्ड एंड एक्स पोस्ट इज द एक्चुअल। ठीक है, तो डिफरेंस समझ गए। सो ये फ्यूचर के बारे में बात करती है, ये पास्ट के बारे में बात करती है। ठीक है, सो एक्स एंटे टॉक्स अबाउट फ्यूचर एंड एक्स पोस्ट टॉक्स अबाउट पास्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग आप एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट का डिफरेंस समझ गए होंगे। सिर्फ ये वर्ड है एक्स एंटे को मैं फ्यूचर भी लिख सकता हूँ, फ्यूचरिस्टिक या प्लान्ड लिख सकता हूँ, मैं सिंपल सा लिख सकता हूँ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड कंजम्पशन, प्लान्ड आउटपुट। एक्स एंटे की जगह एक्सपोज की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्चुअल, कि मेरा एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल कंजम्पशन, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, वो भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है सर, हम समझ गए कि एक्स एंटे का मतलब होता है कि प्लान्ड क्या करा था अपन ने, फिर एक्सपोज का मतलब होता है कि उस प्लान्ड का एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, ठीक है सर। कुछ एग्जाम्पल दे दो सर। हाउस होल्ड ने प्लान करा कि वो 50 रुपीज़ का कंजम्पशन करेगी, लेकिन एक्चुअल में हाउस होल्ड ने 70 रुपीज़ का कंजम्पशन करा, तो 70 रुपीज़ तो हो गया मेरा एक्स पोस्ट, 50 रुपीज़ हो गया मेरा एक्स एंटे। सो जीडीपी जो मैंने 50 रुपीज़ से निकाली वो होगी मेरे एक्स एंटे जीडीपी, और 70 रुपीज़ से निकाली वो होगी मेरे एक्स पोस्ट। नॉर्मली अपन 70 से ही निकालते हैं, मतलब एक्स पोस्ट मतलब अपन एक्चुअल रिजल्ट से जीडीपी निकालते हैं। ठीक है सर, समझ गए हम। ओके, सो एक्स एंटे एंड एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी था, फ्यूचरिस्टिक, प्लान्ड एंड द एक्चुअल रिजल्ट। ओके सर, हम समझ गए, आगे चलते हैं। ओके, सो नाउ वी विल फोकस ऑन एक्स एंटे। ठीक है सर, तो एक्स पोस्ट को मैं हटा देता हूँ, अब अपन एक्स एंटे पे फोकस करते हैं। ठीक है सर, एक्स एंटे। सो नाउ वी विल फोकस ऑन एक्स एंटे। एक्स एंटे में अपन कंजम्पशन निकालेंगे, एक्स एंटे के अकॉर्डिंग ही अपन यहाँ पे सब कुछ निकालने वाले हैं। ठीक है, सो एक्स एंटे के अकॉर्डिंग अपन क्या क्या निकालने वाले हैं, एक्स एंटे के अकॉर्डिंग अपन कंजम्पशन निकालने वाले हैं, एक्स एंटे के अकॉर्डिंग अपन इन्वेस्टमेंट निकालने वाले हैं, और एक्स एंटे के अकॉर्डिंग अपन आउटपुट निकालने वाले हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एक्स एंटे के अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट करने वाले, इनके फॉर्मूलेस अपन पता करने वाले कि इनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं। ठीक है सर। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ एक्स एंटे में भी कंजम्पशन की बात करता हूँ मैं सबसे पहले, एक्स एंटे कंजम्पशन। ठीक है सर, एक्स एंटे कंजम्पशन की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट और आउटपुट की बात अपन बाद में करेंगे। सो कंजम्पशन में क्या होता है बेटा, कंजम्पशन में आप एक चीज़ ध्यान रखना, दो कंसेप्ट आते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको अपन कहेंगे MPS, इसको कहेंगे MPC। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब सर ये क्या चीज़ें होती हैं, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपन एक्स एंटे कंजम्पशन निकालें, उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करें, उसके पहले ये पता करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, तो बताओ आप ये कैसे पता करेंगे। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है कि जो एडिशनल इनकम होगी, ठीक है बेटा, एडिशनल इनकम होगी उसका पार्ट विच हाउस होल्ड वॉन्ट टू सेव। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, द पार्ट ऑफ द एडिशनल इनकम, मतलब अगर 100 रुपये भी हाउस होल्ड कमा रहा है और उसको 20 रुपये एडिशनल मिलते हैं, तो उस 20 रुपये का कौन सा पार्ट है जो वो कितना पार्ट वो सेव करना चाहेगा। लाइक 20 रुपये, 100 रुपये में से वो 20 रुपये एडिशनल मिल रहे हैं उसको। ठीक है, तो 20 रुपये में से वो मान लो 50% सेव करना चाहेगा और 50% वो अब कंजम्पशन बढ़ाना चाहेगा अपना। सो जो 50% है ना,
जो कंजम्पशन बढ़ाना चाहेगा वो तो होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। 50-50 में आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं 80-20 ले लेता हूँ। 20% वो सेव करना चाहता है एडिशनल इनकम का, 80% वो कंज्यूम करना चाहता है एडिशनल इनकम का। ठीक है, ठीक है। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विल बी 20% ऑफ द एडिशनल इनकम विच ही अर्न्स। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 20 रुपये अर्न करता है, ठीक है, ठीक है, तो उसका 20% मतलब 4 रुपये वो क्या करेगा, अगर वो 20 रुपीज़ एडिशनल अर्न करता है, ठीक है, अगर वो एडिशनल अर्न करता है तो उसका है ना 20% 4 रुपीज़ वो सेव करेगा, और उस 20 रुपये का 80% मतलब 16 रुपया वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ठीक है, ठीक है सर, हम समझ गए। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, मतलब एडिशनल इनकम का कितना परसेंटेज वो सेव करेगा वो तो हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एंड एडिशनल इनकम का कितना परसेंटेज वो कंज्यूम करेगा वो हो जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है सर, हम MPC एंड MPS दोनों समझ चुके हैं, आगे चलते हैं। ओके बेटा, आगे चलते हैं आपको। सो ये दोनों चीज़ें अपन समझ गए, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, MPC एंड MPS। सो MPC एंड दूसरी चीज़ MPS। ठीक है, ठीक है सर, एक तो ये कंसेप्ट हो गया अपना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। सो मैं यहाँ पे मानता हूँ Y है ना, इनकम है हाउस होल्ड की, अज्यूम, ठीक है, कि इनकम को मैं Y से डिनोट कर रहा हूँ। Y इज़ द वर्ड थ्रू विच मैं इनकम को डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है सर, हमने अज्यूम कर लिया, हमने समझ लिया कि Y इनकम मतलब Y। ठीक है, ठीक है, बस नॉर्मल अजम्पशन है, समझने का कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, सो अब मैं अगर कंजम्पशन का फॉर्मूला बनाऊँ तो क्या होगा, Y इसकी इनकम है, जितना इनकम होगा उतना कंजम्पशन होगा क्या, बताओ बताओ बताओ। जितना हाउस होल्ड का इनकम होगा उतना कंजम्पशन होता है क्या हाउस होल्ड का, बताओ बेटा। नहीं सर, नहीं होता। क्यों कि सर अभी तो आपने एक कंसेप्ट समझाया, क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। वो कंसेप्ट खुद बोलता है, क्या बोलता है वो कंसेप्ट, वो कंसेप्ट बोलता है कि हाउस होल्ड है ना, जो टोटल उसका एडिशनल इनकम होगी उसका एक पार्ट सेव करेगा, एक पार्ट कंज्यूम करेगा। हाँ सर, वो बोलता है, एक मिनट रुकना है ना। हाँ सर, वो बोलता है कि है ना, हाउस होल्ड है ना, अपनी टोटल इनकम का एक पार्ट तो सेव करेगा और एक पार्ट कंज्यूम करेगा। बिल्कुल हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने ये कंसेप्ट पढ़ाया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैंने अभी आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया। तो मतलब टोटल जो Y है ना, वो तो मतलब टोटल कंजम्पशन नहीं होने वाला, बिकॉज उसका कुछ पार्ट तो वो सेव करेगा और कुछ पार्ट, क्योंकि इसका कुछ पार्ट तो वो सेव करेगा और इसका कुछ पार्ट वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, ही विल सेव सम पार्ट एंड ही विल कंज्यूम द सम पार्ट। ठीक है, ठीक है, तो मतलब मैं क्या करूँ, तो बेटा एक चीज़ बताओ, MPC की जगह मैं C लिख दूँ, MPS की जगह मैं S लिख दूँ। बिल्कुल सर, लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, अजम्पशन की बातें इकोनॉमिक्स में। सो MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन जो है 20%, 80% कंजम्पशन था उस टाइम, 20% अपना सेविंग का, ये अपने एजम्पशन लिया था। हाँ सर, एजम्पशन लिया था अपन ने ये। तो मैं उसी एजम्पशन को आगे लेके चलता हूँ कि यहाँ पे MPC मतलब C, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 80% है। ठीक है, सो 80% ऑफ Y, मतलब अगर वो 100 रुपये भी कमाता है तो उसका 80% मतलब 80 रुपये वो कंज्यूम करेगा। तो कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या हो गया, C मल्टीप्लाई बाय Y। ठीक है, बिल्कुल सर, बहुत ईजी था। ठीक है, तो ये मेरा कंजम्पशन का एक्स एंटे कंजम्पशन का फॉर्मूला हो गया। तो सर क्या यही होता है क्या, यही होता है, मतलब ये फॉर्मूला ये कह रहा है जितना इनकम कमाऊंगा उसका 80% मैं कंज्यूम करूंगा, क्या एक्चुअल में ऐसा होता है। अब एक सिचुएशन आप बताओ कि इसकी जो इनकम है वो इनकम ही अगर ज़ीरो हो गई तो क्या होगा, तो क्या वो 0 मल्टीप्लाई बाई 80% इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, किसी भी चीज़ को अपन 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, मैथमेटिक्स का कॉमन ये चीज़ है, क्या बोलते हैं, ऊपर लिख देता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि भाई अगर उसकी इनकम जो है, ठीक है, वही 0 हो गई और उसका 80% वो कंज्यूम करेगा, तो मतलब 0 रुपया, तो क्या वो 0 रुपये कंज्यूम करेगा, मतलब क्या वो 0 रुपये एक्सपेंडिचर करके ज़िंदा रह सकता है क्या, उसको अपने खाने के लिए चीज़ें खरीदनी पड़ेगी और वो चीज़ें खरीदने के लिए पैसे लगेंगे बेटा। हाँ सर, बिल्कुल, वो चीज़ें खरीदने के लिए पैसे लगेंगे, और वो अगर उसकी इनकम भी 0 है तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरी इस क्वार्टर या इस ईयर
मेरी इनकम ज़ीरो है तो मैं पिछले साल का लास्ट ईयर की जो सेविंग थी मेरी वो यूज़ करूँगा और कुछ ना कुछ तो खाऊंगा ना भाई, बिना खाए पिए मैं ज़िंदा थोड़ी रह सकता हूँ। अगर मेरी इस बार इनकम ज़ीरो है, मेरी जॉब चली गई, कुछ भी रीज़न हो गया, मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा, लॉकडाउन की वजह से मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा, तो क्या मैं खाना बंद कर दूंगा? नहीं सर, अपन खाना बंद नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, अपना जो पिछला सेविंग है अपन उस सेविंग को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये तो गलत हो गया सर, मतलब कंजम्पशन इज़ नॉट इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई बाय वाई। क्यों? क्योंकि कुछ केसेस में जहाँ पे वहाँ पे उसका वाई जहाँ पे ज़ीरो हो जाता है वहाँ पे ये फॉर्मूला होल्ड नहीं करता है, क्योंकि एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन तो होता है जो वो करेगा ही करेगा। दिन में 4 रोटी खाएगा ही खाएगा, साथ में वेजिटेबल खाएगा ही खाएगा, फ्रूट्स थोड़े बहुत तो खाएगा ही खाएगा। तो एक पर्टिकुलर लेवल होता है कि उससे नीचे तो वो नहीं जाएगा, उससे नीचे जाएगा तो वो मर जाएगा। तो उस लेवल को क्या कहेंगे, मिनिमम कंजम्पशन तो करेगा ही करेगा ना बेटा। यस सर, वो मिनिमम कंजम्पशन तो करेगा। उस मिनिमम कंजम्पशन को क्या बोले अपन, उसको बोल देते हैं सी बार। सी बार क्या है, मिनिमम कंजम्पशन, कि भाई ये तो करेगा ही करेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज इनकम, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर हैपन, दिस विल बी डन बाय हिम। व्हाई? बिकॉज नहीं तो वो जिंदा ही नहीं रहेगा। बिल्कुल सर, हम समझ गए कि ये मिनिमम कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर तो उसको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, ठीक है। सो अब फॉर्मूला क्या बन गया अपना फॉर्मूला बन गया सी इज इक्वल्स टू मिनिमम कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर तो करेगा ही करेगा प्लस सी मल्टीप्लाई बाय वाई। अब आप बोलोगे सर तो फिर कंजम्पशन 2 बार आ गया, मिनिमम भी आ गया और साथ में इनकम का भी 80% ले लोगे तो वो भी आ जाएगा। नहीं बेटा, अब यही तो एक दिमाग लगाने वाली बात है यहाँ पे। क्यों? कि जब इनकम ज़ीरो थी तो वो 20 रुपये का कंजम्पशन करेगा ही करेगा। साथ में अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसमें जो करंट अपना जो है इनकम -0 मल्टीप्लाई बाय सी करते हैं अपन यहाँ पे। सो ज़ीरो वाला कंसीडर हो गया इसलिए उसको माइनस कर देते हैं, फिर वाई कंसीडर करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो इस तरीके से वो 2 बार क्या नहीं होता, 2 बार अकाउंट फॉर नहीं होता। ठीक है। सो इसलिए अब सी वाई -0, क्योंकि 0 तो पहले यहाँ कंसीडर हो चुका है इसलिए वाई में से 0 लेस कर देते हैं। लेकिन बेटा 0 लेस करने से कोई फ़ायदा होता है क्या? वाई में से कुछ नहीं फ़ायदा होगा, वाई तो वाई रहेगा। इस वजह से अपन इस फॉर्मूले को हमेशा सी मल्टीप्लाई बाय वाई -0 नहीं लिखते और अपन इसकी जगह लिखते हैं सी मल्टीप्लाई बाय वाई। कोई डिफरेंस है? नहीं सर, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कंजम्पशन एक्स एंटे कंजम्पशन पे आ गए, सी बार प्लस सी माइनस मल्टीप्लाई बाय वाई। तो सी क्या हो गया? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय वाई इज इनकम, जो उसकी इनकम है। तो इस तरीके से अपन एक्स एंटे कंजम्पशन पे आ गए कि कितना कंजम्पशन वो करेगा, नॉट कर दिया इज एक्स पोस्ट, कितना कंजम्पशन वो करेगा दैट इज एक्स एंटे। ठीक है सर, हम समझ गए कंजम्पशन के बारे में। अब आप कंजम्पशन के बारे में हो गया, अब इन्वेस्टमेंट के बारे में चलो। ठीक है बेटा, अभी अपन इन्वेस्टमेंट के बारे में चलते हैं। फिर आउटपुट भी आएगा ना। सो इन्वेस्टमेंट क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट बोलता है कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा प्लान्ड, कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा प्लान्ड, कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसका फॉर्मूला अपन अभी पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब इन्वेस्टमेंट एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट निकालेंगे बेटा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल स्टॉक, इन्वेंट्री। अब आप यहाँ पे अकाउंटिंग कंसेप्ट मत लगा देना कि सर इन्वेंट्री करंट असेट होता है, नहीं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, इन्वेंट्री विल बी द एडिशन टू इन्वेंट्री विल बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ठीक है सर। सो द एडिशन टू द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड कैपिटल स्टॉक एंड द इन्वेंट्री विल बी नोन एज द इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर। अब इन्वेस्टमेंट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे सर? ऐसे कि क्योंकि द अमाउंट विच इज़ टेकन इन ऑर्डर टू मेक द इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी मच हाई। आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर परचेज करोगे तो आप 1-2 रुपये में परचेज नहीं करोगे, इट विल टेक लैक्स एंड द करोड्स ऑफ द अमाउंट। अज्यूम कि है ना वो अमाउंट बिजनेसमैन के पास अभी प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो वो है ना लोन लेगा बैंक से। सो जब वो बैंक से लोन लेगा, सो वो ट्राई करेगा कि लोन तब ज़्यादा ले जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो।
और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो लोन लेना प्रीफर नहीं करेगा और वो अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा डेफर करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सर, आप एकदम सही कह रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो अपन यहाँ पे एक एजम्पशन लेते हैं, इकोनॉमिक्स इज द खेल ऑफ एजम्पशंस ओनली। अपन यहाँ पे एजम्पशंस लेते हैं। क्या एजम्पशंस लेते हैं अपन यहाँ पे ये एजम्पशन लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट, जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है ना, वो सेम रहेगा फॉर ऑल ईयर्स। हर साल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा। एक्चुअल चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, सेम हो सकता है, बट जो प्लान्ड है वो हमेशा सेम रहेगा। ये एजम्पशन है यहाँ पे इकोनॉमी की। ठीक है सर, हमने एजम्पशन ले ली। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट क्या होगा बेटा? सो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिख देता हूँ, आई इज इक्वल्स टू आई बार। आई बार मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो ये सेम अमाउंट अपन मान लेते हैं कि इतना अमाउंट तो इन्वेस्ट करेगा ही करेगा। सो आई द एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू आई बा, मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच अ बिजनेसमैन विल डू एंड इट विल रिमेन सेम फॉर ऑल द ईयर्स। ठीक है, ठीक है सर, हम समझ गए एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सो मतलब अब एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? आउटपुट। सो अब आउटपुट क्या हो गया बेटा? इन दोनों का सम। इन दोनों को अगर अपन ऐड कर दे तो आउटपुट हो गया कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। सो इसका मतलब सर गवर्नमेंट नहीं है क्या, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है क्या? नो, यहाँ पे एजम्पशन ले रहे हैं अपन वापस से, जैसे पहले भी अपन ने ली थी कि नो गवर्नमेंट नो एक्सटर्नल सेक्टर, ताकि अपन इजीली समझ पाए इन दोनों को। इसलिए सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करने से अपना आउटपुट आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा। दो सेक्टर अपन यहाँ पे एजम्पशन ले रहे हैं कि नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है और एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है। गवर्नमेंट नहीं है तो टैक्स भी नहीं होगा, सब्सिडीज भी नहीं होगी। ठीक है, और एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से जो मेरा जीडीपी है वो यहाँ पे नेशनल इनकम हो जाएगा। हाँ सर, एकदम सही कह रहे हो आप। सर मुझे समझ में नहीं आया कैसे? चैप्टर नंबर 2 वापस से जाके पढ़ो बेटा, अगर आपको समझ में नहीं आया। मैंने बहुत इजीली समझाया। जीडीपी और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है नेशनल इनकम। सो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? उन दोनों में डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज़ का। जब गवर्नमेंट ही नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज़ होगा ही नहीं। जब इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ पूरी इकोनॉमी में ही नहीं है तो जीडीपी इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। ठीक है बेटा, ठीक है सर, हम समझ गए बिल्कुल ही। और अगर हम नहीं समझे तो चैप्टर नंबर 2 हम वापस से आपका वीडियो देखेंगे, ज़रूर देखना बेटा। सो अब अपन क्या करेंगे? अपन ने पूरा एक्स एंटे कंजम्पशन निकाल दिया, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट निकाल दिया और अपन ने आउटपुट निकाल दिया। सो सब फॉर्मूला तो बताओ, अभी बताते बेटा। कुछ नहीं है, एडिशन करना दोनों का और कुछ भी नहीं है। सो अपना एग्रीगेट डिमांड या आउटपुट क्या हो गया? आउटपुट हो गया आई बार प्लस सी बार प्लस सी मल्टीप्लाई बाई वाई। ठीक है सर, इसको थोड़ा सिंपल कर दो ना। तो अपन आई बार इज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लस सी बार इज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन। इन दोनों को अपन लिख सकते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, मतलब ये तो होगा ही होगा। तो आई बार और सी बार की जगह मैं लिख देता हूँ ए बार। तो फॉर्मूला क्या हो गया ए बार का? आई बार प्लस सी बार। ठीक है, सो मैं जस्ट आपके लिए इजी कर रहा हूँ और ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। आप ऐसा मत समझना मैं अपने मन से सारी बातें बता रहा हूँ। ये सारी बातें आपकी NCERT की बुक से ही बता रहा हूँ, एक एक लाइन वहाँ से, अपना खुद का कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, बस इसको ईजी वे में बता रहा हूँ। ठीक है सर। सो अब आप फाइनल फार्मूला बता दो। तो फाइनल फार्मूला ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू ए बार प्लस ए बार क्या हो गया? ए बार हो गया मेरा आई बार प्लस सी बार हो गया। ठीक है सर, हम समझ गए। आई बार प्लस सी बार, ए बार प्लस सी मल्टीप्लाई बाई वाई। सी हो गया मार्जिनल कैपेसिटी टू कंजम्पशन, वाई इज इक्वल्स टू मेरा इनकम हो गया। ठीक है सर। सो ये मेरा एग्रीगेट डिमांड का एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला हो गया। बिल्कुल सर, हम समझ गए एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला। सो बेटा अगर अपन यहाँ पे है ना गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कर दे, तो अपन यहाँ पे गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कर दे तो क्या होता है कि जो इनकम है इसमें से टैक्स लेस हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स लेती है। ठीक है, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऐड हो जाएगा, है ना सर? हाँ, तो ए बार प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस सी मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस टी। ठीक है, बिल्कुल सर, एकदम सही बोल रहे हो आप। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? और सर सिंपल सी बात होगी क्या
ही जो इनकम है उसमें से टैक्स लेस हो जाएगा और फिर वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन है वो उससे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अपन सिंप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे, एजम्पशन लेंगे कि गवर्नमेंट नहीं है। ओके सर, अपन एजम्पशन लेंगे गवर्नमेंट नहीं है। अब मैं आपको एक्स एंटे और एक्स पोस्ट में यहाँ पे डिफरेंस बता देता हूँ एक बार वापस से। मानो 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 मैंने ये प्लान करा कि मेरे को 100 इन्वेंट्री रखनी है और 1000 रुपये कंजम्पशन का प्लान है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, फिर 1000 प्रोडक्शन करूँगा जिससे मेरी 100 की इन्वेंट्री बच जाए। तो 100 रुपये ओपनिंग प्लस करंट प्रोडक्शन 1000 माइनस क्लोजिंग 100 रखना इज इक्वल्स टू 1000। तो 1000 मेरा प्लान्ड क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया मेरा सब प्लान्ड, एक्स एंटे हो गया ये। तो एक्स एंटे कंजम्पशन क्या हुआ बेटा 1000, एक्स एंटे प्रोडक्शन क्या हुआ बेटा 1000, ठीक है। और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट क्या हुआ 0, ठीक है। ठीक है सर, क्यों, क्योंकि एडिशन टू स्टॉक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर एक्चुअल में बेटा एक्चुअल में क्या हो जाए, डिमांड बढ़ जाती है, मतलब कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाता है। तो 100 रुपये ओपनिंग प्लस 1000 रुपये मैंने बनाया है माइनस 1050 मेरा कंजम्पशन हो गया। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन और मेरा कंजम्पशन 1050 हो गया। तो 50 ही मेरा क्या हुआ, स्टॉक हुआ, ठीक है। तो ये एक्सपोस्ट है, ठीक है सर, ये एक्सपोस्ट है। सो एक्सपोस्ट में यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ -50 हो गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ घट गया, ठीक है, क्योंकि 100 से 50 हो गया। सो एक्स एंटे और एक्सपोस्ट में डिफरेंस होता है, ठीक है। कुछ भी एडिशन और डिलीशन जो होता है एक्चुअल में कुछ और हो सकता है और मेरा प्लान कुछ और हो सकता है। प्लान्ड कंजम्पशन मेरा 1000 था, ठीक है, प्लान्ड कंजम्पशन मेरा 1000 था, लेकिन वो एक्चुअल मेरा 1050 हो गया, ठीक है। सो एक्स एंटे अलग हो सकता है और एक्सपोस्ट अलग हो सकता है। बिल्कुल सर, हम ये चीज़ समझ चुके हैं। अब अपन सेकंड कंसेप्ट पे आते हैं। एक्स एंटे एक्सपोस्ट हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब अपन सेकंड चीज़ पे आते हैं। सेकंड चीज़ सर, सेटेरिस पेरिबस क्या होता है बेटा? सेटेरिस पेरिबस का मतलब होता है कि जब अपन एक पर्टिकुलर इकोनॉमी लेते हैं और उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ अपने को एनालाइज करनी होती है, पर्टिकुलर थिंग अपने को एनालाइज करनी होती है, तो अपन अदर थिंग रिमेन सेम मान लेते हैं, ठीक है। हाँ सर, जब भी अपन को पर्टिकुलर इकोनॉमी या कोई भी पर्टिकुलर इकोनॉमिक मॉडल अपने को एनालाइज करना होता है और एक पर्टिकुलर चीज़ एनालाइज करनी होती है, तो बाकी सारी चीज़ें अपन क्या अजम्पशन लेते हैं, वी अज्यूम दैट ऑल द अदर थिंग रिमेन द सेम, ठीक है। एंड दैट अजम्पशन इज नॉन एज सेटेरिस पेरिबस। अपन मैथमेटिक्स में भी ये चीज़ करते थे कि अपन एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालते थे, तो एक बार अपन एक्स को कॉन्स्टेंट मान लेते थे और वाई को चेंज करते रहते थे, फिर वाई के निकलने के बाद में वाई की वैल्यू को एक्स में रख देते थे। तो इस तरीके से अपन सेटेरिस पेरिबस इज़ व्हेन we assume that other thing remains same for the purpose of the focusing on a particular thing in the economy, that particular concept is known as ceteris paribus। एग्ज़ाम में भी आया था एक बार, हमारे टाइम आया था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। ये आपको चैप्टर की बहुत ही गहराई में जाओगे ना तो वो ऐसी जगह लिखा हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, इस वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई है और उसमें 100% आपका जो NCERT का चैप्टर है इनकम डिटर्मिनेशन वो इसमें कवर है और उसको बहुत अच्छे से समझाया मैंने। अब जो सेकंड कंसेप्ट है सर वो कौन सा है? मूवमेंट अलोंग अ कर्व वर्सेस द शिफ्ट ऑफ द कर्व, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं अभी? मूवमेंट अलोंग द कर्व वर्सेस शिफ्ट ऑफ कर्व, ठीक है। सो मतलब ये एक कर्व है, सो इस कर्व के साथ में मूवमेंट वर्सेस कर्व का ही टोटल शिफ्ट हो जाना, ठीक है सर। जो कर्व का ही टोटल शिफ्ट हो गया वो और जो कर्व का ही मूवमेंट हो रहा है ये, मतलब इसका जो है पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट वो सेम है, बस ये स्लोप चेंज हो रहा है वो वर्सेस जो पूरा ही जो शिफ्ट हो रहा है उसके अंदर, वो इन दोनों के बीच में अपन डिफरेंस अभी पढ़ेंगे, ठीक है सर। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, एक चीज़ करते हैं क्या सर कि अपन 2 लाइन अज्यूम कर लेते हैं, 2 फॉर्मूले लिख लेते हैं वो लाइंस के, और ये पूरा अज्यूम्ड फॉर्मूला है, ठीक है सर। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है B = MA + E, B = MA + E। तो बेटा अपन ने इस इक्वेशन के बारे में पढ़ा कि अब अपन जानना चाहते हैं कि मूवमेंट अलोंग द कर्व वर्सेस शिफ्ट ऑफ द कर्व के बीच में डिफरेंस क्या होता है,
ठीक है। यस सर, हम ये जानना चाहते हैं कि मूवमेंट अलोंग द कर्व वर्सेस शिफ्ट ऑफ द कर्व में डिफरेंस क्या होता है। सो अपन है ना इसकी वैल्यू निकालते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में m इज़ स्लोप, a इज़ व्हाट इज़ a इज़ x एक्सिस, b इज़ y एक्सिस। ग्राफ होता है ना बेटा, उसमें ये ग्राफ है, तो ग्राफ में ये जो लाइन होती है ना, जो ये वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है सर। और इस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। और ये जो लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है सर, हम समझ गए। और ई क्या है? ई इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट होगा ई, जहाँ से ये लाइन निकलेगी, तो उस इंटरसेप्ट को बोलेंगे ई। ठीक है सर। बी ये रहा बी, ए ये रहा ए, और ये जो लाइन जो निकल रही ना, ये लाइन का स्लोप का मतलब हो गया कि कितनी, मतलब इस लाइन का स्लोप क्या है, किस तरफ जा रही है, कितनी ज़्यादा, कितने तेज गति से ये ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। मतलब ये जो लाइन है ना, इसका स्लोप कम होगा, ये लाइन है ना, इसका स्लोप बहुत ज़्यादा होगा। मतलब मैं यहाँ पे अगर बॉल रखूँ, ठीक है, तो बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा क्योंकि इसका स्लोप कम है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस लाइन पे बॉल रखूँ यहाँ पे, तो बहुत जल्दी से जाएगी क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है। तो स्लोप का मतलब होता है कि ढलान। सो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गो फ्रॉम दिस टू दिस। तो ये स्लोप इसका कम है, इसका ज़्यादा है। ठीक है। मुझे वर्ड नहीं आ रहा अप्रोप्रिएट, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे। यस सर, हम समझ गए। सो अगर मैं है ना यहाँ पे वैल्यू ई को अज्यूम कर लूँ 2 है, ई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है सर। एम को अज्यूम कर लेता हूँ, एक बार 0.5 है, एक बार 1 है, दो एजम्पशन लेता हूँ। तो एम 1 0.5 है, एम 2 यहाँ पे 1 है। ठीक है सर, 2 एजम्पशन ले ली एम की। ए क्या होगा? तो ए अभी अपन निकालेंगे, अभी निकालेंगे। ठीक है सर। तो अपन ग्राफ बना देते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ बी आएगा, यहाँ ए आएगा, और यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ 2, 5, 8, 10, 14, 15। आप बोलोगे सर यहाँ पे इक्वल अपन ने है ना डिफरेंस लिया, यहाँ इक्वल क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपकी बुक में नहीं लिया हुआ है, इसलिए नहीं लिया, वरना इक्वल लेना चाहिए। यस सर, हमने भी मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि ये इक्वल लेना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में नहीं लिया हुआ, इसलिए मैं भी नहीं ले रहा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाहता हूँ, बी की वैल्यू निकालेंगे अपन। बी इज इक्वल्स टू बी, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ आता हूँ। बी इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाई ए प्लस ई। ई 2 हो गया। ठीक है। अगर m की वैल्यू मैं 5 लेता हूँ, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इज इक्वल्स टू बी आ जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू 2.5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4.5। तो जब a 5 होगा तब b 4.5 होगा। ठीक है सर। जब a 5 होगा तो b यहाँ पे 4.5 होगा। ये रहा 4.5 और ये रहा 5, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है सर, ये पहला आ गया, पहली वैल्यू आ गई इसकी। फिर दूसरी वैल्यू निकालें। अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 10 लें तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 आपको दिख नहीं रहा होगा। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 लेता हूँ। ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2, तो ये क्या हो गया 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7। तो जब ये 10 है तो ये 7 है। ठीक है सर। तो जब ये 10 है तब ये 7 है। ठीक है सर। ठीक है। तो इस तरीके से अपन वैल्यू निकालते जाएंगे और इनकी वैल्यू आती जाएगी। तो जिस तरफ से ये 15 है तो ये 15 से कम होगा, मान लेता हूँ ये होगा। ठीक है। जब ये 20 होगा तो ये 20 से कम ही होगा।
ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से अपन ये सारी वैल्यू निकालेंगे और एक यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक यहाँ पे लाइन बनाएंगे, ठीक है, लीनियर लाइन। ये लाइन क्या है, ये लाइन ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो ये लाइन कैसे बनाई मैंने, ये समझाने के लिए आपको मैंने ये पूरा बताया कि फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, वरना मैं चाहता तो मैं एक सिंपल सी यहाँ पे डायरेक्टली लाइन बना सकता था। तो मैं एक डायरेक्ट लाइन बना देता हूँ। मैंने बता दिया आपको ये लाइन आएगी कैसे, ठीक है। तो मैथमेटिकली कैसे आएगी ये बता दिया मैंने। सो ये मान लो लाइन है, ठीक है, ठीक है सर। 2 से निकल रही है ये, क्या हो गया ये, b इज इक्वल्स टू एम ए प्लस 2, ठीक है, ठीक है सर। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से लाइन है, हम समझ गए, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब स्लोप में चेंज कर दूँ, स्लोप में चेंज कर दूँ, 0.5 से इसको 1 बना दूँ, ठीक है, ठीक है सर। तो ये लाइन ऐसी हो जाएगी। रुको मैं पहले आपको बता देता हूँ ये डेराइव कैसे होगी, है ना, वरना आप कहोगे सर ये डेराइव कैसे हुई, वो बताओ आप हमको। मैं आपको इसका डेरिवेशन बता देता हूँ। ओके बेटा, तो इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, अगर मैं 1 ले लूँ 0.5 की जगह, तो जब ये 5 होगा a, तो 5 × 1 + 2, तो मतलब कि ये 7 होगा, मतलब अब ये ज़्यादा होगा। अब जब ये 5 है तब ये 7 होगा, ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। जब ये 10 है तो 10 × 1 + 2 = 12 होगा, तो ये 2 से हमेशा ज़्यादा होगा। ये 10 है तो ये 12 होगा, ये 15 है तो ये 17 होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है सर, समझ रहे हैं हम आपकी बात। तो ये लाइन यहाँ से निकलेगी और ऐसे आ जाएगी ये लाइन, इस तरीके से डेरिवेशन होगा। तो जैसे ही मैंने स्लोप को चेंज करा यहाँ पे m को, ठीक है बेटा, जैसे ही मैंने m को चेंज करा, किससे 0.5 से मैंने इसको 1 कर दिया जैसे ही, तो लाइन जो मेरा लीनियर चार्ट है उसकी लाइन क्या हो गई, उसका क्या शिफ्ट हो गया, मूवमेंट अलोंग द कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अपवर्ड की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, अपवर्ड की तरफ क्या हो गया, इसका मूवमेंट हो गया, शिफ्ट नहीं हुआ बेटा। शिफ्ट होगा तो वो अलग चीज़ होगी, ठीक है सर। ये यहाँ से यहाँ मूव होगी, इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व, ठीक है, हाँ सर। और सर बी और ए को तो कहते हैं एक्सिस। अब एम एंड ई को क्या कहेंगे, इनको कहते हैं पैरामीटर, ठीक है, इनको कहते हैं पैरामीटर ऑफ द ग्राफ, ठीक है। अब जब यहाँ पे m को चेंज करने की वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ है, ठीक है, ठीक है, जो स्लोप में चेंज हुआ है, जो स्लोप को चेंज करने की वजह से जो मूवमेंट हुआ है, उसको क्या कहेंगे, पैरामीट्रिक शिफ्ट ऑफ द ग्राफ, ठीक है, ठीक है सर। सो एनी चेंजेस, एनी शिफ्ट इन द ग्राफ ड्यू टू चेंज इन द पैरामीटर ऑफ द पर्टिकुलर ग्राफ, दैट इज नोन एज पैरामीट्रिक शिफ्ट ऑफ द ग्राफ, क्योंकि पैरामीटर में चेंज हुआ है यहाँ पे, ठीक है सर, हम समझ गए पैरामीट्रिक शिफ्ट। अब मैं ना जो शिफ्ट होता है ग्राफ में वो बताओ, ठीक है, वो बताता हूँ। तो यहाँ पे अपन ने क्या एजम्पशन ली थी, यहाँ पे अपन ने एजम्पशन ली थी कि है ना ई सेम रहेगा, 2 ए चेंज होता जाएगा और एम में अपन ने चेंज कर लिया, तब बी की वैल्यू में क्या चेंज हुआ वो दिखा। अब अपन क्या करेंगे, ई चेंज कर देंगे, ई चेंज करते ही अपना पैरा शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ में। तो मूवमेंट अलोंग द कर्व तो ये होता है जब स्लोप में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ई को चेंज करते ही क्या हो जाएगा, शिफ्ट ऑफ द ग्राफ हो जाएगा। अगर मैं बी, अब यहाँ पे मेरे को एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि एम सेम रखूँगा मैं, यहाँ 3 ले लिया मैंने, ई पहले 2 था, अब 2 की जगह मैंने 3 ले लिया, ठीक है सर, ओके, आप अच्छे से समझा रहे हो, ठीक है बेटा, आपके लिए तो है हम यहाँ, ठीक है। तो m × a + 3, तो m यहाँ पे 0.5 ही लूँगा। अब मैं 1 में चेंज ही करूँगा, क्यों, क्योंकि मैंने पैरामीटर की वजह से जो स्लोप में चेंज होता है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब मेरे को स्लोप में चेंज नहीं बताना, अब मेरे को आपको शिफ्ट में जो चेंज, शिफ्ट ऑफ द ग्राफ जो हो रहा है, शिफ्ट ऑफ द कर्व हो रहा है वो बताना आपको, इसलिए मैं यहाँ पे m सेम रखूँगा, ठीक है, ठीक है सर। सो 5, अगर a की वैल्यू में 5 लूँ तो 0.5 × 5 + 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.5 + 3 = 5.5, ठीक है सर। तो 5.5 ये हो गया सर, ठीक है, ठीक है। तो पहले दो वाली लाइन ये रही सर, ये रही सर 2 वाली लाइन, सॉरी गलत बन गई, ये रही सर 2 वाली लाइन, ठीक है, ठीक है। अब अपनी लाइन ही 3 से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये इंटरसेप्ट है ऑन द वाई, अपन ने पहले ही पढ़ा था ई क्या होता है, ई इज़ इंटरसेप्ट ऑन वाई। सो अब इंटरसेप्ट 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। सो अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ 5 और 5.5। अब जो पहला इसका होगा
पॉइंट वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अब जब मैं 5 की जगह 10 ले लूँ, 5 की जगह अगर वैल्यू 10 ले लूँ ए की, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस 3, तो क्या हो गया 5 हो गया, प्लस 3 इज टू 8 हो गया। तो जब ये 10 होगा तब ये क्या होगा 8 होगा, ठीक है सर। जब ये 10 होगा तब ये 8 होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 15 ले लूँ तो 15 मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस 3, तो 7.5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10.5। तो जब ये 15 है तब ये 10.5 होगा, ठीक है सर। तो इस तरीके से यहाँ से 3 से निकलेगी ये लाइन और ये लाइन ऐसे चलेगी, ठीक है। तो आप डिफरेंस देख पा रहे हो, वो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हो रहा था ये था और ये था। सो मतलब इंटरसेप्ट सेम था, 2 शिफ्ट एक मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पे पूरी लाइन ही शिफ्ट हो गई, ठीक है। वो किसकी वजह से हुई, ई चेंज करने की वजह से, ठीक है। सो ई चेंज करने की वजह से जो यहाँ पे शिफ्ट हुआ लाइन में, उसको कहेंगे शिफ्ट। द शिफ्ट इन द लाइन ड्यू टू चेंज ऑफ ई इज नोन एज शिफ्ट, वाइल द चेंज ऑफ द स्लोप, द चेंज इन द लाइन ड्यू टू चेंज ऑफ द स्लोप इज नोन एज मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व। सो आप मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द कर्व का बीच में डिफरेंस समझ चुके हो आप यहाँ पे, और ये एग्जाम्पल आपकी बुक में भी एनसीईआरटी की, आप वहाँ से भी समझ सकते हो, ठीक है सर। हम समझ चुके हैं यहाँ पे। सो ये जो शिफ्ट हुआ इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट, ठीक है। उसको क्या बोला था, पैरामेट्रिक शिफ्ट, ठीक है सर, हम समझ गए। अब मेरे आपको एक और नई चीज़ बताने वाला हूँ, एक अलग इक्वेशन बताने वाला हूँ। सर कौन सी इक्वेशन बताने वाले हो आप, 2 मिनट रुको मेरा, दो इक्वेशन नोट कर दो। y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, वाई इज इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स, और जो z है यहाँ पे वो मोर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। इस इक्वेशन पे अब अपन क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। सो मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ y हमेशा x से 1 ज़्यादा होगा। सो अगर y और x और इनकी टेबल बना लेते हैं अपन यहाँ पे, है ना, y x z, ठीक है सर। इनकी टेबल यहाँ पे बना लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y 2 होगा, समझ रहे हो। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y 2 होगा, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y 3 होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप समझ गए ये फॉर्मूला, ठीक है सर। अब z तो अपन को पता है, तो z की वैल्यू निकालनी, तो z इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स, है ना। इस फॉर्मूले से मैंने डेराइव करा, z को मैं इधर लेके आ गया, y को इधर लेके आ गया, ठीक है। तो z इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स, ठीक है। सो मतलब क्या हो गया, z सबसे फर्स्ट क्या होगा, जब x 1 था तो x प्लस 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो z यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। इन सबको ऐड करते जाओ, z आ जाएगा 5, 7, 9, 11, ठीक है। तो ये अपनी इसके बेसिस पे अब अपन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है सर, बिल्कुल हम इसके बेसिस पे ग्राफ बनाएंगे। अब मैं आपको वैसे भी समझा सकता था, लेकिन मैंने सोचा आपको डेरिवेशन से बताते हैं ना। तो इसके बेसिस पे ग्राफ क्या बनाएंगे अपन ये ग्राफ बनाते हैं अब इसके बेसिस पे, ठीक है। क्या ग्राफ बनाना है सर, इसके बेसिस पे ये ग्राफ बनाना है। एक बात आप ध्यान रखो, ये y हो गया, ये x हो गया, बिल्कुल सर, ये y हो गया, ये x हो गया। तो y कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि जब x भी 0 होगा तो y तो 1 हो गई। तो ये लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। x 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होगी। तो जब x 2 है तो ये 3 है, ठीक है। तो जब ये 2 है तो ये 3 है, जब ये 3 है तो ये 4 है, जब ये 4 है तो ये 5 है। तो इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है बेटा, ठीक है सर, एक लाइन बन जाएगी। सो मैंने तो सिर्फ आपको बताने के लिए कि लाइन कैसे बनी, इस वजह से ये आपको इक्वेशन बताया था। नॉर्मली मैं आपको लाइन बना देता हूँ, ठीक है। सो ये जो लाइन बनी ना बेटा, वो इस इक्वेशन की वजह से बनी, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ठीक है सर। अब दूसरी इक्वेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स, ठीक है। जब y 2 है तो z क्या होगा, 3, ठीक है। तो y जब 2 है तो z यहाँ पे क्या होगा, y जब यहाँ पे 2 है तो z यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। और x जब 2 है तो z, x जब 1 है तो z 3 है, x 1 है तो z 3 है। इस तरीके से लाइन बनेगी,
ठीक है। x जब 2 है तो z 5 है, x 2 है तो z 5 है, ठीक है। x 3 है तब z 7 है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन बनेगी बेटा, ये आप समझ लो। मैं सिर्फ आपको इक्वेशन के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइन कैसे बन रही है, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं हो कि ये लाइन बनी कैसे, सर ने ऐसे ही ड्रॉ कर दी क्या। तो z इज इक्वल Z1, z इज इक्वल टू Z2, z इज इक्वल टू Z3, z इज इक्वल टू Z4, z इज इक्वल टू Z5, यहाँ पे Z5, तो Z1 2 3 4 5, ठीक है सर। तो ये z की वैल्यू आ गई और ये x की लाइन आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या है कि ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो आपको इक्वेशन देंगे, उस इक्वेशन के बेसिस पे सॉल्व करके आपको ग्राफ बनाने हैं, ठीक है सर। हम इस तरीके से तो ग्राफ इजीली बना देंगे। अब आपको अगर बोले कि x और z के बीच में रिलेशन निकालो, तो कैसे निकालोगे x और z के बीच में रिलेशन? तो सर हम ऐसे निकालेंगे, जब x 1 था तो z कितना था, z 3 था सर, तो Z3 इज इक्वल्स टू ये, ठीक है सर। मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। जब x 1 था तो भाई z कितना था 3, सो Z3। जब x 2 था तो z कितना था 5, Z5। जब x 3 था तो z कितना था 7, तो Z7, ठीक है बेटा, ठीक है सर। तो इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है, जो ये ऐसा है, ठीक है। तो ये रिलेशन है x और z के बीच में, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है सर, पॉजिटिव रिलेशन है। क्योंकि जैसे x बढ़ता है तो z बढ़ता है, उससे ज़्यादा बढ़ता है, तो ये रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन x एंड z। तो इस तरीके से अपन किसी भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालेंगे ग्राफ पे, कि रिलेशन कैसे निकालते हैं, किस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो अपन इस तरीके से इसको करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो के, मैं आपको वापस से एक वीडियो डाल के समझा दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने समझ लिया मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द कर्व। अब अपन तीसरे टॉपिक पे आते हैं। कौन सा है सर? वो है द शॉर्ट रन फिक्स प्राइस एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट। शॉर्ट रन फिक्स प्राइस एनालिसिस, शॉर्ट रन फिक्स्ड प्राइस एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है। द शॉर्ट रन फिक्स प्राइस एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट, ये तीसरा है। तो मैं इन सबको हटा देता हूँ और अपन पूरा बोर्ड का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है सर। सो अब अपन तीसरा यहाँ पे लिखते हैं, शॉर्ट रन फिक्स्ड प्राइस एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है सर। ये अब टॉपिक क्या होता है वो बता दीजिए आप। तो मैं इसमें कुछ एजम्पशंस होती है, वो एजम्पशंस आपको बता दूंगा। अब इसके अंदर क्या क्या एजम्पशन है, तो इसके अंदर कुछ एजम्पशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहली एजम्पशन इसके अंदर क्या है कि जो प्राइस है वो फिक्स रहती है शॉर्ट टर्म में, इट चेंजेस ओनली इन लॉन्ग टर्म। मतलब क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि अगर डिमांड एकदम से बढ़ जाती है तो सप्लायर क्या करेगा, अगली बार से अगली बार से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। बिल्कुल सर, ठीक है। जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, डिमांड बढ़ गई, ठीक है, तो टाइम लगेगा सप्लायर को रिएक्ट करने में,
तो इसलिए लॉन्ग टर्म में ही वो रिएक्ट कर पाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए शॉर्ट टर्म में प्राइस फिक्स रहती है, लॉन्ग टर्म में प्राइस चेंज होती है। एजम्पशन अपनी यहाँ पे, और एजम्पशन ये क्यों है, एक तरह से सही भी है, वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि एकदम से प्राइस चेंज नहीं हो सकती, थोड़ा टाइम लगता है प्राइस चेंज होने में। यस ये इसका मैं एक और रीज़न दूँ तो वो रीज़न क्या आएगा, इसका एक और रीज़न ये आ सकता है कि प्राइस तभी चेंज होती है कब, जब सप्लायर या जब पूरा मार्केट फेल हो जाए टू एलिमिनेट एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड। मतलब मेरी इकोनॉमी में अगर एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड है और मार्केट उसको एलिमिनेट करने में फेल हो जाए, एक्सेस सप्लाई है तो वो कम करने में फेल हो जाए, एक्सेस डिमांड है तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने में फेल हो जाए, तभी है ना प्राइस चेंज होगी। और उसको क्या टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। इसलिए शॉर्ट टर्म में प्राइसेस चेंज नहीं होती, लॉन्ग टर्म में चेंज होती। मैंने आपको 2 रीज़न बता दिए। ठीक है सर, बहुत ही अच्छा करा आपने, 2 रीज़न बता दिए। अब मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एजम्पशंस क्या क्या है बेटा, यहाँ एजम्पशंस है, सबसे पहले प्राइस फिक्स है, दूसरी बात इंटरेस्ट रेट फिक्स है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट? इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब होता है आउटपुट जहाँ पे डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। ठीक है, वो लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पे डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट? इक्विलिब्रियम आउटपुट इज द लेवल ऑफ आउटपुट विद डिमांड एंड सप्लाई मैचेस। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम आउटपुट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? एक तो डिमांड पे डिपेंड करता है, एक सप्लाई पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे एक, क्योंकि अपन ने एजम्पशन ली है, क्या एजम्पशन ली है सर हमने यहाँ पे हमने एक एजम्पशन ये ली है कि प्राइस फिक्स है, और जब प्राइस फिक्स है तो सप्लायर को तो उसी प्राइस पे सप्लाई करना है। बिल्कुल सर, तो सप्लाई का तो कोई इफेक्ट ही नहीं रहा, फिर कोई रोल ही नहीं रहा यहाँ पे। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 50 रुपये गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी, तो तुम चाहे 20 क्वांटिटी मांगो, चाहे 50 क्वांटिटी मांगो, चाहे 100 क्वांटिटी मांगो, चाहे 1000 क्वांटिटी मांगो, या चाहे 2000 क्वांटिटी मांगो, आपको तो सप्लायर 50 रुपये की प्राइस पे प्रोवाइड करेगा। तो सप्लायर का तो कुछ रोल रहा ही नहीं है यहाँ पे, उसको तो प्रोवाइड करना ही है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस फिक्स हो चुकी है। क्योंकि प्राइस यहाँ पे फिक्स है तो यहाँ पे ये सप्लाई की लाइन हो गई। ठीक है, ये सप्लाई की लाइन होगी। डिमांड कैसे आएगी? ये डिमांड की लाइन होगी। तो जहाँ पे सप्लाई और डिमांड मैच हो जाएंगे ना, वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सप्लाई की लाइन हो गई, ये डिमांड की लाइन हो गई। ठीक है सर, ये सप्लाई की लाइन होगी, ये डिमांड की लाइन होगी। जहाँ पे मैच हो जाएगा वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई का कोई रोल ही नहीं है। सो इक्विलिब्रियम विल बी डिसाइडेड ओनली थ्रू डिमांड। इस वजह से इसको कहते हैं इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। समझ गए आप? When the equilibrium level of output will be decided only through demand and not through supply, because supply is infinitely inelastic. Inelastic का मतलब होता है तुम कितना ही खींच लो ये नहीं खींचेगी, मतलब इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इलास्टिक नहीं है, इनइलास्टिक है।
समझ रहे हो? इन इलास्टिक कपड़े अपने इलास्टिक होते हैं ना, इलास्टिक मतलब जो ज़्यादा खिंचते हैं, तो इन इलास्टिक का मतलब होगा तुम कितनी डिमांड कर लो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, सप्लाई को फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, कितनी डिमांड कर लो वो सप्लाई कर देगा, ठीक है। तो इनडेफिनेटली इलास्टिक है इधर, ठीक है सर हम समझ गए। एंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट विल ओनली बी डिसाइड बाय डिमांड, सो इट इज़ नोन एज इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। सो हम सर इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल भी समझ चुके हैं, ठीक है। इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल भी आप समझ चुके हैं, आप ये भी समझ चुके हैं क्या क्या एजम्पशन लेंगे। सो अब अपन एग्रीगेट डिमांड पे आ जाते हैं। अब अपन ये पता करेंगे, अब यहाँ पे पूरा जो शॉर्ट रन फिक्स प्राइस एनालिसिस है, इसका पूरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अपन को है ना इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालना है। तो चलिए अपन इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, आंखें बंद करो, जादू दिखाता हूँ। सो ये रहा जादू। सो अब अपन को निकालना है इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है। सो ये सारी जो रामायण कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अपना पास फॉर्मूला अपन को है, अपने को पता है इक्विलिब्रियम आउटपुट को अपन वाई से डिनोट करेंगे, इक्वल्स टू, क्योंकि सिर्फ डिमांड से ये पता चलेगा, अब सप्लाई का यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं, तो सिर्फ अपन इसको इक्वल्स टू करेंगे एग्रीगेट डिमांड से। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस ए प्लस सी डॉट वाई। तो ये फॉर्मूला तो अपन ने पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस ए बार प्लस सी इंटू वाई, ठीक है। तो वही अब हो जाएगी अपनी इक्विलिब्रियम आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई का कोई रोल है ही नहीं, ठीक है सर हम समझ गए। सो यहाँ पे तीन बार अपन आउटपुट लेते हैं, एक बार अपन आउटपुट लेंगे 200, एक बार लेंगे अपन 250, एक बार लेंगे अपन 300, ठीक है। और देखते हैं कहाँ पे है ना इक्विलिब्रियम आता है। सो अगर मेरा आउटपुट 200 है, अगर सप्लाई 200 है, तो अपन आउटपुट 200 लेने से मतलब क्या है, सप्लाई एक बार 200 है, एक बार 300, एक बार 250 है, ठीक है। ठीक है सर। सो अब मैं देखता हूँ जब मैं 200 सप्लाई लूँगा यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे मेरे डिमांड 200 आती है क्या? सो यहाँ पे मैं एजम्पशन ले रहा हूँ कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 40 है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 10 है। मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 40, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 10, ठीक है। ठीक है, सो एग्रीगेट डिमांड कितनी वो निकालनी मेरे को, तो 40 प्लस 10, तो ये ए बार आ गया, प्लस सी यहाँ पे 80% मान रहा हूँ मैं यहाँ पे, हाँ सर 80% मान रहा हूँ मैं यहाँ पे सी, ठीक है। 80% ऑफ व्हाट, 80% ऑफ 200, क्योंकि 200 यहाँ पे सप्लाई है, ठीक है। तो 50 प्लस 80% ऑफ 200 कितना हुआ, 160। सो कितना हुआ, 210। नहीं सर, जबकि सप्लाई 200 है, डिमांड 210 है, मैच नहीं हो रहा मैच, ठीक है। चलो सर 300 ले लेते हैं, एक बार 300 लेके करते हैं। सो 40 प्लस 10 ये हो गया ए बार, प्लस सी 80% मल्टीप्लाई 80% इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ एजम्पशन ले रहे हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन 80% है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 20% है, ठीक है। ठीक है सर, ये तो हम समझते हैं, आप ये हमें मत बताओ, ओके। सो 80% मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन है, मल्टीप्लाई बाई 300, तो 240 प्लस 50, तो ये आ गया 290, जबकि मेरी सप्लाई 300 है। तो सर ये भी मैच नहीं हो रहा, तो ये भी इक्विलिब्रियम आउटपुट नहीं है, ओके। तो एक बार 250 ले लेते हैं, 250 लेके देखते हैं कि क्या वो इक्विलिब्रियम आउटपुट आता है क्या। सो 40 प्लस 10 ये हो गया ए बार, प्लस सी इज इक्वल्स टू 80% ऑफ 250, ठीक है। तो 50 प्लस 200 तो 250, यस 250 सप्लाई भी है और 250 डिमांड भी है, ये इक्विलिब्रियम आ गया सर यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके से अपन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया कि इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे निकालेंगे शॉर्ट रन फिक्स प्राइस में। अब बताओ कि ऑटोनोमस में अगर चेंज हो जाए तो वाई पे क्या चेंज होगा, इन दोनों में क्या रिलेशन है? अगर मेरा ए चेंज हो जाए तो वाई में क्या चेंज होगा? रिलेशन तो पॉजिटिव ही है, लेकिन क्या मतलब कितने से चेंज होगा? अगर ये 1 रुपये से चेंज हो तो ये कितने रुपये से चेंज होगा, अपने को ये निकालना है, ठीक है। कि अगर ए बार ऑटोनोमस डिमांड मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस की बोल रहा हूँ मतलब मिनिमम कंजम्पशन एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट में जो चेंज हुए तो उससे है ना मेरा इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो अब अपन वो निकालने वाले हैं, ओके सर जल्दी से वो समझ लेते हैं, आप वो समझा दो हमें, ठीक है सर। तो क्या समझा रहे हो आप? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ वाई इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड बेटा, तो आपको पता है वाई इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू ए बार प्लस सी इंटू वाई। सो मुझे अब क्या करना है, मुझे अब निकालना है इसको, वाई इज इक्वल्स टू निकालना है, मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिससे क्या हो, इस इक्वेशन में वाई को अगर मैं वेरिएबल मानूं
और बाकी सबको फिक्स मान लो तो क्या होगा? तो सर ये होगा कि y इज इक्वल्स टू ए बार प्लस सी इंटू वाई। यस सर, ए बार इधर ही रहने दो तो y और ये इधर जाएगा तो माइनस सी इंटू वाई हो जाएगा। यस सर, ए बार इज इक्वल्स टू y अगर मैं कॉमन ले लूँ तो y कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस y कॉमन ले लिया तो y से y कट गया और 1 माइनस सी आ जाएगा। आप मैथमेटिक्स में ये इजीली समझते होंगे, ये आप कैसे निकालते हैं। मतलब अपन किसी चीज़ को कॉमन लेते हैं ना बेटा इसमें से y को, तो जिस चीज़ को कॉमन लिया और वो चीज़ अकेली खड़ी है तो वहाँ पे उसकी जगह 1 आ जाता है, ठीक है, और माइनस का माइनस आ जाएगा यहाँ पे। और क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होती है ना तो कॉमन लेते ही वो हट जाती है मल्टीप्लाई वाली और सिर्फ सी बच जाएगा, ठीक है। तो मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है 10 तक। सो ए बार इज इक्वल्स टू वाई 1 माइनस सी। सो वाई अगर मेरे को निकालना है तो ए बार ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस सी। तो यहाँ पे फॉर्मूला अपना क्या बन गया? यहाँ पे फॉर्मूला अपना बन गया वाई इज इक्वल्स टू ए बार अपॉन 1 माइनस सी। तो ये फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, वाई ठीक है, ये फॉर्मूला मैं क्या लिख रहा हूँ, वाई इज इक्वल्स टू ए बार अपॉन 1 माइनस सी, ठीक है, ठीक है। और वाई इज इक्वल्स टू ए बार प्लस सी मल्टीप्लाई बाई वाई, ये भी एक फॉर्मूला है। तो जैसे जैसे जो जो फॉर्मूले आते रहेंगे ना अपन यहाँ पे लिखते जाएंगे, जो डेराइव करते रहेंगे अपन, ठीक है, ठीक है। अब सर आप यहाँ पे क्या बताना चाहते हो? मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर ए बार में जो चेंज होगा उससे ना मेरी एग्रीगेट डिमांड में कितना चेंज होगा, मेरे को ये निकालना है। सो मैं अगर एक ग्राफ बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो मेरे यहाँ पे ए बार एक बार में मैं यहाँ पे 50 मान लेता हूँ, ठीक है, 100, 150, 200, 250, 300, ठीक है। जब यहाँ पे मेरा ए बार 50 था, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड मेरी यहाँ पे कितनी थी? इक्विलिब्रियम लेवल मान लेता हूँ यहाँ पे 50, 100, 150, 200, 250। जब ये 50 था तो मेरा इक्विलिब्रियम लेवल क्या था? 250। अभी तो निकाला अपन ने बेटा, हाँ, 250 मेरा इक्विलिब्रियम लेवल था, 50 मेरा ऑटोनोमस ये था और 250 ही मेरी एग्रीगेट डिमांड थी। तो एग्रीगेट डिमांड 250 थी मेरी सर यहाँ पे, ठीक है, और मेरा इक्विलिब्रियम भी 250 पे था। समझ रहे हो आप? बिल्कुल सर समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे एक 45 डिग्री की लाइन बनाता हूँ बेटा, गलत बन गई। ये एक 45 डिग्री की लाइन है और 45 डिग्री की लाइन जो होती है ना, एक चीज़ और याद रखना, 45 डिग्री की जो लाइन होती है ना उसमें है ना 1 होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन एंड सेव, दोनों का जो टोटल जो से 1 आ जाता है ना, तो वैसे 45 डिग्री का जो ये MPC और MPS होता है ना वो 1 होता है। तो ये सीधी यहाँ पे कट करती जाएगी और जहाँ 45 डिग्री की लाइन एग्रीगेट डिमांड की लाइन को कट करेगी ना वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी एग्रीगेट डिमांड की लाइन यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है सर, ये मेरी एग्रीगेट डिमांड की लाइन है, सॉरी यार, ये मेरी एग्रीगेट डिमांड की लाइन है, ये मेरी 45 डिग्री की लाइन है। तो ये यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ये यहाँ पे है ना इंटरसेक्ट कर रही है तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। तो जहाँ पे 45 डिग्री इंटरसेक्ट करती है किसको? एग्रीगेट डिमांड की लाइन को, वो होता है इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या है? 250। तो ये हो गया मेरा क्या? वाई का मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ डिमांड, और ये क्या हो गया? एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, ठीक है सर, ये मेरा ग्राफ है। अब ये और ये 50 रुपये क्या हो गया? ये हो गया मेरा ए बार। अगर मैं ए बार को 50 रुपये से बढ़ा दूँ और कितना कर दूँ? 60 रुपये कर दूँ, ठीक है, कितना कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? 50 रुपये से 60 रुपये कर रहा हूँ, सिर्फ 10 रुपये में चेंज कर रहा हूँ सर। ₹50 से सिर्फ 60 रुपये कर रहा हूँ मैं। सो 50 रुपये से ये 60 रुपये हो गया। तो अब ये जो लाइन चलेगी वो ऐसे चलेगी, सॉरी, ये इंटरसेक्ट होगी भाई, इंटरसेक्ट कैसे नहीं होगी? इनको तो इंटरसेक्ट होना ही है। तो ये जो 50 रुपये था मेरा
तब की लाइन, ये मेरी 45 डिग्री की लाइन, और ये जब मेरी 60 रुपये है तब की लाइन। तो अब ये जो ये 50 रुपये था तब की मेरी एग्रीगेट डिमांड की लाइन, ये जब 60 रुपये था तब मेरी एग्रीगेट डिमांड की लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ ना बेटा, ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो, अच्छे से दिखे। ठीक है, तो ये होगी मेरी एग्रीगेट डिमांड की लाइन, ये हो जाएगी मेरी 45 डिग्री की लाइन। ठीक है, ये हो जाएगी मेरी 45 डिग्री की लाइन। ये हो जाएगी मेरी 45 डिग्री की लाइन, ये नहीं चल रहा। ठीक है, ये होगी मेरी 45 डिग्री की लाइन। ठीक है सर, ये मेरी 45 डिग्री की लाइन हो गई। अब यहाँ पे जब 60 रुपये हो जाएगा उसकी लाइन निकालते हैं अपन। अब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और ये 45 डिग्री इंटरसेक्ट करेगा, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये 250 और ये 300, ठीक है, ये 300। आप बोल रहे होंगे सर 300 लाने के लिए ऊपर कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको है ना बेटा ग्राफ पे बनाओगे ना तो ये परफेक्टली आएगा। मैं सिर्फ आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको, ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे पहले वाई था, सो ये जो है ना बेटा, ये जो डिफरेंस है, तो अब क्या हो गया यहाँ पे, अब इक्विलिब्रियम यहाँ 300 पे आ गया। अब 300 पे कैसे आया वो भी मैं समझाऊँगा, आप टेंशन मत लो, फॉर्मूले से समझाऊँगा। आप सिर्फ अभी इस पर ध्यान दो बेटा। किस पे ध्यान दो, आप इस पे ध्यान दो कि ये मान लो आप 300 पे आ गया एक बार के लिए। जैसे ये 50 से 60 पे गया ना ऑटोनोमस, जब 50 से 60 पे गया ना तो मेरा 300 आ गया। आप ये मान लो एक बार के लिए, मेरी बात मान लो, मैं आपको बता दूंगा 50 से 60 जाने पे 300 कैसे आता है। ठीक है। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 50 से 60 जाते ही मेरा इक्विलिब्रियम जो यहाँ पे था वो अब शिफ्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, 250 से 300 से शिफ्ट हो गया, मतलब 10 रुपये चेंज हुआ मेरी ऑटोनोमस डिमांड में, मतलब कि मिनिमम डिमांड में, और मेरा इक्विलिब्रियम चेंज हो गया 50 रुपये से 5 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो 50 रुपये डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 5 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो पहले एक तो ये मल्टीप्लायर हो गया। मल्टीप्लायर मतलब कि क्यों, जब सिर्फ मेरा मिनिमम डिमांड 10 रुपये चेंज हुआ तो ये 50 रुपये से क्यों चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लायर कंसेप्ट चलता है। मतलब यहाँ पे जितने गुना है ना ऑटोनोमस डिमांड चेंज होती है, उतने उससे ज़्यादा गुना है ना यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम चेंज होगा। मैं इसका रीज़न भी बताऊँगा आपको कि डिमांड 10 रुपये से बढ़ गई तो अपना है ना इक्विलिब्रियम 300 रुपये पे कैसे आ गया, मैं आपको इसका पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। अभी तो आप ये ध्यान दो कि यहाँ से यहाँ इतना चेंज हुआ और ये जो है ना इक्विलिब्रियम इतना चेंज हो गया। ठीक है सर, ये 50 से 60 हुआ, इक्विलिब्रियम इतना चेंज हो गया, और ये सेम है भाई, ये और ये सेम है। क्यों सर, कि इक्विलिब्रियम 50 रुपये से बढ़ा और यहाँ से मेरी एग्रीगेट डिमांड भी कितने से बढ़ा, 50 रुपये से, तभी तो इक्विलिब्रियम है। ये सेम क्यों है सर, क्योंकि ये 50 रुपये से बढ़ा और ये 50 रुपये से बढ़ा, तभी तो इक्विलिब्रियम है। मतलब 300 रुपये पे ही इक्विलिब्रियम है और 300 रुपये पे एग्रीगेट डिमांड है, तभी तो इक्विलिब्रियम है। मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो यहाँ इक्विलिब्रियम होते ही नहीं, और क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए इक्विलिब्रियम है। इसलिए ये जो चेंज हो रहा है ना यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये हमेशा सेम रहेगा, इक्विलिब्रियम लेवल पे सेम रहेगा। ठीक है सर, तो ये जो यहाँ से यहाँ चेंज हुआ है और ये जो यहाँ से यहाँ चेंज हुआ है वो सेम है। ठीक है, बस आप ये ध्यान रख लो। अभी ये मेरा यहाँ पे पूरा इक्विलिब्रियम का एक डायग्राम है। इस डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये डायग्राम शो कर रहा है कि जैसे ही मेरा यहाँ पे ऑटोनोमस चेंज होता है ना 10 रुपये से, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है मेरे इक्विलिब्रियम पे। तो आपने डायग्राम से ये समझ लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ फॉर्मूले से इसको। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो पहले फॉर्मूले से देख लेना, फिर वापस से पीछे जाके डायग्राम देख लेना। बिल्कुल सर, मैं इसको मिटाता हूँ, आंखें बंद करो।
सो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू ए बार अपॉन 1 माइनस सी, अपन ने पहले से ही निकाला था, और ये फॉर्मूला मैंने यहाँ से लिया है y इज इक्वल्स टू ए बार प्लस सी वाई, ठीक है सर। सो अब मैं इससे आपको समझाता हूँ कि चेंज कैसे हुआ, कैसे ये 50 रुपये से चेंज हुआ और कैसे इक्विलिब्रियम 250 से 300 आया। प्लीज़ सर समझाओ हमें। सो y इज इक्वल्स टू ए बार अब कितना हो गया, पहले 40 प्लस 10 था, अब 10 और इंक्रीज़ हो गया, 60 हो गया अपॉन 1 माइनस 0.8। सी कितना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन कितना 80% है, सो 1 माइनस 0.8, ठीक है। तो 60 रुपये डिवाइड बाई 0.2, तो ये इसका आंसर आएगा 300 रुपये। सो ये इस तरीके से मैंने इक्विलिब्रियम यहाँ पे 300 रुपये वहाँ पे निकाला था। आपको बोला था मैंने 300 रुपये कैसा है, मैं आपको बता दूंगा। इससे अगर निकालें अपन तो y इज इक्वल्स टू ए बार कितना हो गया यहाँ पे 60 प्लस सी कितना हो गया 0.8 मल्टीप्लाई बाई y कितना हो गया 300 पे इक्विलिब्रियम आएगा, तो 240 प्लस 60, तो y इज इक्वल्स टू 300। सो इस तरीके से मैं ये प्रूव कर देता हूँ आपको कि 300 पे इक्विलिब्रियम क्यों आएगा। तो अपन निकाल देते हैं कि y वाले फॉर्मूले से अपन को पता चल जाएगा वहाँ इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। तो 300 की सप्लाई पे इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है सर, समझ गए हम, फॉर्मूले से भी हम समझ गए। अब अपन को ये समझना है मल्टीप्लायर कंसेप्ट। मल्टीप्लायर कंसेप्ट मतलब मैं अगर ऑटोनोमस डिमांड को इंक्रीज़ करता हूँ 10 रुपये से, तो मेरी एग्रीगेट डिमांड 50 रुपये से कैसे इंक्रीज़ हो जाती है। तो कितने गुना इंक्रीज़ हुई एग्रीगेट डिमांड में चेंज डिवाइड बाय ऑटोनोमस में चेंज, 5 गुना। मतलब एग्रीगेट, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितने गुना बढ़ा, हाउ मैनी टाइम्स। How many times aggregate demand is increasing when autonomous demand is increasing by 1% या 1 टाइम। जब ये 1 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो ये कितने टाइम इंक्रीज़ होगा, तो इसके लिए करना होगा एग्रीगेट डिमांड में चेंज अपॉन ऑटोनोमस डिमांड में चेंज, ठीक है। उससे अपने को पता चल जाएगा हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ इंक्रीजिंग। तो एग्रीगेट डिमांड में चेंज 50 रुपये है, कैसे आया, 300 रुपये मेरा पहले था, अब और 250 रुपये पहले था और 250 से 300 हो गया, तो 50 रुपये ऐसे आया, और 10 रुपये में मैंने ऑटोनोमस में चेंज करा, तो 5 टाइम्स। तो जब एक गुना जब है ना ऑटोनोमस डिमांड, मतलब कि मिनिमम डिमांड में जब 1 गुना चेंज होता है तो मेरी एग्रीगेट डिमांड 5 गुना चेंज हो जाएगी। क्यों? अब मेन रीज़न है वाई। सो अपन वाई पे आते हैं। अब मानो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ, कंजम्पशन, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, और आउटपुट या इनकम। एक टेबल बनाता हूँ। मैंने आपको बोला कि मेरी एग्रीगेट जो डिमांड है वो 10 रुपये से बढ़ गई, ऑटोनोमस इंक्रीमेंट हो गया। ऑटोनोमस का मतलब हो गया कि 10 रुपये से क्या हुआ, मेरी मिनिमम डिमांड बढ़ गई, तो उससे क्या होगा, मेरा आउटपुट भी 10 रुपये से बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे को उतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो आउटपुट भी 10 रुपये से बढ़ाऊंगा। और उस वजह से आउटपुट बढ़ते ही मैं यहाँ पे एजम्पशन ले रहा हूँ कि जितने रुपये का आउटपुट बढ़ेगा उतने रुपये की फैक्टर की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। सो आउटपुट अगर फर्म ने 10 रुपये का अगर आउटपुट बढ़ाया तो फैक्टर की इनकम भी 10 रुपये से बढ़ेगी। एजम्पशन है, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, बट ये एजम्पशन है कि अगर फर्म ने 10 रुपये से अगर मेरे है ना आउटपुट बढ़ाया तो फैक्टर की इनकम भी 10 रुपये से बढ़ेगी। ये एजम्पशन है, ध्यान रखना, ठीक है, कि जितने रुपये से ये आउटपुट बढ़ेगा उतने रुपये से मेरी इनकम बढ़ेगी। अब जैसे ही इनकम 10 रुपये से बढ़ी तो कंजम्पशन में क्या करेंगे, हाउस होल्ड 10 रुपये मल्टीप्लाई बाई 0.8, 80% ही कंजम्पशन करेंगे, 20% सेव कर देंगे, मतलब 8 रुपये कंजम्पशन कर देंगे। तो मतलब अब जो मेरी डिमांड है वो क्या 8 रुपये से बढ़ गई। डिमांड 8 रुपये से बढ़ गई तो आउटपुट भी 8 रुपये से बढ़ेगा, आउटपुट 8 रुपये से बढ़ेगा तो इनकम भी 8 रुपये से बढ़ेगा। सो वापस अब हाउस होल्ड के पास 8 रुपये से एक्स्ट्रा इनकम आ गई। सो उस 8 रुपये को भी वो
0.8%, मतलब 80% ही खर्च करेगा और 20% सेव कर लेगा, मतलब 6.4। सो 6.4, अब उसकी इनकम बढ़ गई तो 6.4 कंजम्पशन करेगा ज़्यादा, 6.4 ज़्यादा कंजम्पशन करेगा तो 6.4 ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होगी, 6.4 ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होगी तो 6.4 ज़्यादा आउटपुट बनाना पड़ेगा फर्म को, और 6.4 ज़्यादा आउटपुट बनाना पड़ेगा तो इनकम 6.4 से बढ़ जाएगी, और 6.4 से इनकम बढ़ जाएगी तो उसका 80% वो क्या करेगा, वापस से कंजम्पशन पे लगा देगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी। और एक टाइम आएगा जब, अब अपन देख रहे हैं, पहले 8 से कंजम्पशन बढ़ा, फिर 6.4 से बढ़ा, फिर इससे भी कम से बढ़ेगा, मतलब 8 से गिर के 6.4 से बढ़ा, 6.4 से गिर के बढ़ेगा, फिर उससे गिर के बढ़ेगा, और ये गिरते 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 इतना कम हो जाएगा, उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा मतलब मटेरियल नहीं रहेगा। सो वहाँ पे अपन फिर निकाल देंगे कि, तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ 10 रुपये से मेरी डिमांड बढ़ी, लेकिन वो 10 रुपये आगे बढ़ते बढ़ते 10 + 18 + 6.4, तो 18 + 6.4 24.4, ठीक है। इस तरीके से डिमांड बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई। एक लेवल आएगा जब ये कंजम्पशन एकदम नील हो जाएगा, और वो लेवल कैसे निकालेंगे अपन, y = a/(1 - c) = 10 रुपये का चेंज हुआ है, 1 - c मतलब 0.8, तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, मतलब 50 रुपये। मतलब 50 रुपये की एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी ना, तब जाके इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 10 रुपये के चेंज से 50 रुपये का चेंज हुआ, इस वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से वापस से कंजम्पशन बढ़ेगा, 80% से वापस से कंजम्पशन बढ़ने से वापस से डिमांड बढ़ेगी, वापस से डिमांड बढ़ने से वापस से इनकम बढ़ेगी, वापस से इनकम बढ़ने से वापस से कंजम्पशन 80% से बढ़ेगा, और वापस से कंजम्पशन बढ़ने से वापस एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, वापस एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से वापस से इनकम बढ़ेगी। तो ये एक साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। एक लेवल पे आके वो बहुत कम हो जाएगी, और जिस लेवल पे कम होगी तो उस लेवल पे अपन को पता चल जाएगा सिर्फ 10 रुपये इंक्रीज़ करने से वो उसका इफेक्ट 50 रुपये का आ गया। तो सिर्फ 10 रुपये इंक्रीज़ करने से इफेक्ट 50 रुपये आ गया, ठीक है। तो ये क्यों बढ़ा वो भी बता दिया मैंने आपको, क्योंकि इफेक्ट की वजह से 80% ही कंजम्पशन, और जितना ज़्यादा ये कंजम्पशन बढ़ाएगा ना, 80% से अगर यहाँ पे 90% कर लो, अगर मैं 80% से, तो y = 10 रुपये चेंज करने से 1 - 0.9 = 10/(1) = 100। तो पहले मैंने देखा यहाँ पे कि 80% कंजम्पशन होने पे 10 रुपये बढ़ाने पे 50 रुपये बढ़े, 90% होने पे वही 50 रुपये 100 रुपये हो जाएंगे, 100 रुपये से करके डिमांड और इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जितना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा है ना ये मल्टीप्लायर होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर कितना हो गया, 100 रुपये / 10 रुपये = 10 गुना। पहले ये कितना था, 5 गुना था, अब 10 गुना हो गया। मतलब जितना ज़्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन है उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर होगा, ठीक है सर। और जितना कम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन है उतना कम मल्टीप्लायर होगा। अब अपन कम वाला एग्जांपल ले लेते हैं, अपन 80 से 90% लिया, अब कम ले लेते हैं। सो अब अगर अपन मानते हैं कि वो सेविंग करने लग जाए अगर हाउस होल्ड, तब क्या होगा। अब एक कंसेप्ट आता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। सर क्या होता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, मैं आपको बताता हूँ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट से व्हेन हाउसहोल्ड थ्रिफ्ट ऑफ सेविंग मनी इंक्रीजेस, मतलब हाउसहोल्ड की जो चाहत है कि मेरे को भाई ज़्यादा मनी सेव करना है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीजेज, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन डिक्रीजेज। सर आप बोल रहे होंगे ये दोनों एक दूसरे से उल्टे क्यों चलते हैं, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी 80% से 90% हो जाता है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 20% से 10% हो जाएगा। तो 80 + 20% = 100% = 1, 90% + 10% = 100% = 1। तो इसलिए दोनों उल्टे चलते हैं, ठीक है सर, हम पहले से ही समझे, आपने क्यों समझाया, ओके। सो व्हेन द हाउसहोल्ड थ्रिफ्ट फॉर द सेविंग ऑफ द मनी इंक्रीजेज, मतलब हाउसहोल्ड की जो मनी सेव करने की चाहत इंक्रीज होती है, दे एंड अप सेविंग नो मोर देन प्रीवियस लेवल।
मतलब पहले जो सेव कर रहे थे वही सेव कर पाएंगे। मतलब मैं चाहता हूँ कि पहले मैं मान लो 10 रुपये सेव कर रहा था, तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई 100 रुपये सेव करूँ। तो अगर मैं 100 रुपये सेव करने चलूँगा ना, तो एक टाइम आएगा जब मेरी सेविंग 10 रुपये की होगी। इसको कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। व्हेन हाउस होल्ड वांट टू सेव मोर बट इट एंड अप सेविंग द सेम अमाउंट विच इट वॉज सेविंग बिफोर। ठीक है, सो उसको, उस सिचुएशन को कहेंगे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। तो अब ये समझाओ सर, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को समझाओ। सो पहले ये बताओ सर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव तो मेरे को पता हो गया 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, लेकिन टोटल सेविंग कितना कर रहा है हाउस होल्ड वो कैसे पता चले? टोटल सेविंग कितना कर रहा है, तो उसका एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको कि टोटल सेविंग कितना कर रहा है हाउस होल्ड वो कैसे पता करें। तो सेविंग का मतलब क्या हो गया? टोटल इनकम माइनस कंजम्पशन, ये होता ना भाई? यस सर, ये होता है सेविंग का मतलब। इनकम क्या हो गया? वाई, कंजम्पशन क्या हो गया? सी। ठीक है, तो ये हो गया मार्जिन सेविंग एस इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे कंजम्पशन का मतलब होता है ए बार प्लस सी मल्टीप्लाई बाय वाई। बिल्कुल सर, ये होता है कंजम्पशन का मतलब। तो वाई अगर मैं मानूँ 250 रुपये है, माइनस ए बार कितना 50 रुपये है, प्लस सी कितना है 80% ऑफ वाई कितना है 250 रुपये। 200 मतलब 250 का 80% 200 होता, 200 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 250 का 80% कितना होता है बेटा? 250 का 80% होता है, ये 40 था, सॉरी सी बार आएगा यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे अपन, क्यों नहीं ले रहे सर इन्वेस्टमेंट? सॉरी माफ़ करना, यहाँ इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इन्वेस्टमेंट फर्म करता है, अपन सिर्फ हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, समझ गया, इन्वेस्टमेंट फर्म करता है, अपन सिर्फ हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको वापस से एक बार इसको समझाता हूँ। तो बेटा मैं बोल रहा था कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो यहाँ पे है वो 20% है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन जो है वो 80% है। अब तक पूरे चैप्टर में अपन यही एजम्पशन लेके चल रहे थे। अब अपन ये समझ रहे हैं अब क्योंकि अपन को ये चेंज करना है कि है ना सेविंग कितनी कर रहा है, सेविंग की जो थ्रिफ्ट है वो बढ़ गई उसकी। सो इसलिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो 50% हो गया, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जो कंजम्पशन है वो भी 50% हो जाएगा 80% से। सो अब अपने को कैलकुलेट करना है कि सेविंग उसकी कितनी होती है। तो अपन ने पहले उसकी सेविंग निकाल दी थी कि उसकी सेविंग 10 रुपीज़ होती है। ठीक है, अब अपन को वापस से निकालनी है। तो आप सोचोगे सर जब वो ज़्यादा सेव करना चाहेगा कंजम्पशन कम करके, तो कंजम्पशन कम कर रहा है, सेव ज़्यादा कर रहा है, तो उसकी सेविंग तो बढ़नी चाहिए। आप तो कह रहे हो सेम ही रहेगी, सेम क्यों रहेगी? देखो बेटा, इसका एक रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि सेम क्यों रहेगी। आपको सच में लग रहा होगा कि वो इक्वल नहीं, वो ज़्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो कंजम्पशन कम करके सेव ज़्यादा करेगा तो सेविंग बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी। कैसे नहीं बढ़ेगी, मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे आप मान लो अब वो है ना 50% है ना, क्या करने लग गया? सेव करने लग गया। कंजम्पशन कम होगा, तो बेटा जब कंजम्पशन कम होगा तब प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कम करेंगे तो इनकम घटेगी, तो वापस से उसकी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो कम होगा, तो वापस से आउटपुट कम होगा, तो इनकम उसकी वापस से घटेगी। सर ये बात तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन आप इसको समझाओ, एक बार अच्छे से समझाओ सर। बिल्कुल, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो अब है ना, पहले है ना कितना था, मतलब प्रोडक्शन कितना था? तो सर पहले प्रोडक्शन था, अपन को पता है कि पहले जो इक्विलिब्रियम था वो था सर 250 पे। ठीक है, अब जैसे मेरी MPS 30% से कम हो गई, सो कितना है ना, मतलब कि डिमांड चेंज होगा, तो 250 मल्टीप्लाई बाई 80% से अब 50% हो गया, मतलब 30% चेंज हो गया। सो 250 का 30% कितना हुआ? 75 क्वांटिटी है ना डिक्रीज़ हो जाएगा कंजम्पशन। बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर, 75 क्वांटिटी में डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि 250 का 30% कम हो गया। पहले जो होता था वो 250 का 80% लेते थे, तो 200 प्लस 40 प्लस 10 रुपये अपन लेते थे, ऐसे तो 250 रुपये आ जाता था। 40 हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई हो गया इन्वेस्टमेंट, और 200 रुपये हो गया कि उसका 250
का 80% है ना। हाँ, अब 250 का सिर्फ 50% ही होगा, तो 250 का 30% कम हो जाएगा, मतलब 75 क्वांटिटी अब कम हो जाएगा। ठीक है सर, हम समझ गए, 75 क्वांटिटी कम हो गया। अब 75 क्वांटिटी कम हो गया ना बेटा, तो 75 क्वांटिटी कम डिमांड होगी तो स्टॉक बढ़ जाएगा। ठीक है, स्टॉक बढ़ जाएगा तो अगली बार जो प्रोडक्शन है वो कम करेंगे, अगली बार प्रोडक्शन कम करेंगे तो इनकम कम होगी। इनकम कितने से कम होगी? 75 से कम होगी। तो अब जो इनकम होगी उसका भी 50% ही वो स्पेंड करेंगे, तो फिर से वापस से आउटपुट कम होगा और वापस से इनकम कम होगी, और इस तरीके से ये घटते सेविंग सेम रह जाएगी। कैसे? अभी अपन इसको वापस से अच्छे से समझते हैं, पूरा प्रोसेस समझाता हूँ मैं आपको कि कैसे सेविंग सेम रहेगी। तो मैंने आपको है ना एक चीज़ बताई थी, ज्योमेट्रिक सीरीज़। ये मैंने आपको बताई नहीं थी, मैंने क्या करा था, आपको सिंपल सा बता दिया था कि y इज इक्वल्स टू, कि जो क्वांटिटी है, अपन ने क्वांटिटी कैसे निकाला था? अपन ने निकाला था कि ए बार अपन 1 माइनस सी से भी निकाल दिया था अपन ने। तो ए बार कितना है? ए बार मेरा हो गया 40 प्लस 10, 50 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.5, तो 50 डिवाइड बाई 0.5, तो 100 क्वांटिटी रह गया। मतलब जब और मेरा मिनिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम इन्वेस्टमेंट 40 प्लस 10 100 डिवाइड बाई 1 माइनस सी, तो सी अब परपेंडिकुलर टू कंजम्पशन सी 50% रह गया, तो मतलब सिर्फ 100 के लेवल पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अभी लेवल कितना है? 250 से कितने पे पहुंच जाएगा? 100। तो कम कितना हो गया? कम हो गया सर 150 कम हो गया, 150 से आउटपुट कम हो गया सर, 250 रुपये ही हो गया अब। अब सेविंग निकालो। सेविंग कैसे निकालोगे? सेविंग निकालोगे सर y माइनस सी। सो y अपना हो गया 150 माइनस सी कितना हो गया? तो c हो गया, एक तो c बार कितना हो गया? 40 प्लस 50% ऑफ 100, तो 100 का 50% कितना हो गया बेटा? 100 का 50% 50 हो गया, 50 प्लस 100 कितना हो गया? 50 प्लस 40 कितना हो गया? 40 90 हो गया। 100 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 10। तो सेविंग जो पहले थी वो की वो सेविंग अभी भी है, मतलब क्वांटिटी अब 100 रह गई, सिर्फ पहले 250 थी, अब सेविंग 10 की 10 वही है जो पहले थी, तो सेविंग सेम रहेगी। आप चाहे अपनी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जो कंजम्पशन है वो 0.8 से 0.5 कर लो, चाहे आप सेविंग बढ़ा लो, तो भी आपकी जो सेविंग का जो रेशियो है वो बढ़ा लो, लेकिन आपकी सेविंग नहीं बढ़ेगी, आपकी सेविंग तो सेम ही रहनी है। सर ये ऐसा क्यों हुआ? आपने चलो फॉर्मूले से तो हमें बता दिया कि सर ये 10 का 10 ही है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों वो बताओ आप, वो भी बताते हैं हम आपको। उसका रीज़न ये है कि वो पहले कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड, फिर वही आउटपुट होगा और वही इनकम होगी। तो क्योंकि मेरा कंजम्पशन है 75 से कम हो जाएगा, तो एग्रीगेट डिमांड भी 75 से कम हो जाएगी, मेरी इनकम भी 75 से कम हो जाएगी। अगली बार 75 से इनकम जब कम होगी तो 75 मल्टीप्लाई बाई 0.5, इतने से मेरा कंजम्पशन कम हो जाएगा। बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो, इतने से मेरा कंजम्पशन कम हो जाएगा। कितना मतलब? 37.5 से कंजम्पशन कम हो जाएगा, 37.5 से मेरा एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, 37.5 से मेरी इनकम भी कम हो जाएगी। फिर अगली बार जब मेरी 37.5 से इनकम कम होगी तो उसका 50% से मेरा कंजम्पशन और कम हो जाएगा। ठीक है, मैं उसको कम के नज़रिए से ले रहा हूँ, लेकिन अगर अपन चाहे तो 250 के उससे भी ले सकते हैं ना। आप समझ रहे होंगे, मैं मान रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना हो गया? 18 पॉइंट कुछ हो गया चिल्लर। सो 18 पॉइंट कुछ चिल्लर से कम हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड, 18 पॉइंट कुछ चिल्लर से कम हो जाएगा इनकम। तो वापस से 18 पॉइंट कुछ चिल्लर मल्टीप्लाई पे 50% से मेरी कंजम्पशन कम हो जाएगी, और ये चलता रहेगा जब तक कि कंजम्पशन ज़ीरो क्वांटिटी, ज़ीरो तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने में ज़ीरो नहीं आ रहा, कुछ तो होगी लेकिन वो नेग्लिजिबल होगी। सो जहाँ वो नेग्लिजिबल आएगी ना, वहाँ पे अपने को पता चल जाएगा कि कितना है ना, एक है ना, मतलब कि 75 क्वांटिटी कम करने से मेरे टोटल कितना असर पड़ा। तो मेरे को पता है y इज इक्वल्स टू ए बार अपॉन 1 माइनस सी। सो ए बार इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू हो गया अपना
100, तो आपको पता है 100 क्वांटिटी पे आ जाएगा, तो 250 से 100 पे आ गया। मतलब ये जो क्वांटिटी है ना, ये सबको अपन ऐड करें 75 प्लस 37.5 प्लस 18 प्लस ऐसे ऐसे करता जाएगा, करते जाएंगे तो वो आ जाएगा अपना 150। सो 150 क्वांटिटी कम हो जाएगी मेरी। तो मैंने करी तो सिर्फ क्वांटिटी पहले 75 ही, लेकिन वो 150 हो गई। ठीक है सर। तो इस इफ़ेक्ट की वजह से, क्योंकि मैंने सबसे पहली बार जब मेरी क्वांटिटी कम कर दी ना, सेविंग बढ़ाने के लिए मैंने कंजम्पशन कम कर दिया, तो मेरी इनकम तक कम होगी। अगली बार भी मेरी इनकम कम हो जाएगी, तो उसी कम इनकम में से मैं भी कम एक्सपेंडिचर करूँगा और सेविंग ज़्यादा करूँगा, तो फिर वापस से मेरी इनकम और कम हो जाएगी। तो उस वजह से मतलब सेविंग तो आप ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन जब आपकी इनकम सेविंग का परसेंटेज आपका बढ़ गया, लेकिन एज अ होल आप देखोगे ना तो सेम रहेगी। क्यों एज अ होल सेम क्यों रहेगी? क्योंकि आपका टोटल नंबर ऑफ जो आपका अर्निंग था वो कम हो गया। अब परसेंटेज बढ़ने से क्या होता है, परसेंटेज बढ़ गया और वो कम हो गया, तो टोटल जो है 10 का 10 ही रहा। समझ रहे हो आप? इसलिए ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट हो जाता है कि उसका थ्रिफ्ट, उसका मतलब लालच जो होता है ज़्यादा सेव करने का, तो उस लालच में वो फंस जाता है और ज़्यादा सेव भी नहीं कर पाता और अपनी इनकम भी कम करवा देता है। सो इसको कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। व्हेन ही वांट टू इंक्रीज हिज सेविंग बट ही एंड अप टू सेव द सेम अमाउंट विच ही वाज सेविंग। ओके, बिल्कुल सर। सो इसको आप ग्राफ में समझाएं तो ग्राफ में समझाएं तो मैं ऐसे समझाऊंगा कि ये तो मिनिमम लेवल है, पहले ये था, अब क्या हो गया, पहले ये था उसका एग्रीगेट डिमांड ये था, अब एग्रीगेट डिमांड क्योंकि मान लो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा था मान लो पहले, ठीक है, अब क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम हो गया मेरा और मेरी 45 डिग्री जो है वो पहले ही हो जाएगी। ठीक है, सो पहले मान लो यहाँ पे आ रही थी 45 डिग्री, अब 45 डिग्री यहीं आ जाएगी और मेरा एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड भी 1 2 y1 y2। सो मेरा कम हो गया, यहाँ पे पहले बढ़ा था इस बार कम हो गया। ठीक है सर, इस तरीके से हमने ये शो कर लिया आपको। सो ये एग्रीगेट डिमांड पहले वाला वंस, ये एग्रीगेट डिमांड बाद वाला, तो ये एग्रीगेट डिमांड अपना कम हो गया ड्यू टू पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पहले कितना था, पहले 250 था, अब सर 100 ही रह गया। ठीक है, और सेविंग भी कम होगी मेरी। तो इस तरीके से मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। यस सर, आपने चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। सो इस तरीके से हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि इनकम डिटर्मिनेशन में अपने सबसे पहले क्या पढ़ा, अपने सबसे पहले ये पढ़ा कि एक्स एंटे और एक्स पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। फिर एक्स एंटे कंजम्पशन निकाला, इन्वेस्टमेंट निकाला, फिर टोटल आउटपुट निकाला, जीडीपी इक्वल टू नेशनल इनकम बताया मैंने आपको। फिर मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से है ना चेंज इन मूविंग अलॉन्ग द कर्व एंड शिफ्ट इन द कर्व होता है ऑफ अ पर्टिकुलर अपना जो डायग्राम होता है उसके अंदर। फिर उसके अंदर मैंने आपको 3 चीज़ें समझाई बेटा कि पॉइंट ऑन द पर्टिकुलर कि किस तरीके से अपन है ना ये निकालेंगे, एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या समझाई, दूसरी चीज़ मैंने आपको समझाई कि ऑटोनोमस चेंज जो है ना, मिनिमम कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो अपन देखा मनी मल्टीप्लायर टाइप हो जाता है कि 10 मतलब कि ये हो गया कि 10 रुपये से मेरा ऑटोनोमस डिमांड इंक्रीज़ करने से 50 रुपये टोटल मेरा एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाएगा। और फिर अपना मनी मल्टीप्लायर पड़ा था जिसमें अपना आया था 5 टाइम्स आया था कि 5 टाइम्स चेंज हो जाता है। फिर अपन ने पढ़ा कि किस तरीके से अगर मैं अपनी सेविंग बढ़ाता हूँ तो किस तरीके से मेरा टोटल है ना सेविंग सेम ही रहेगा बढ़ाने के बाद भी। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से चैप्टर पूरा हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। So this will help me to make more such videos. And if you have any other suggestion, then please let me know. And अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया है और आपको पूरी चैप्टर की PDF दिखाने वाला हूँ कि मैंने आपको चैप्टर पूरी तरह से पढ़ा दिया है। ओके सर, थैंक यू। तो चलिए PDF देखते हैं एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। सो बेटा मैं आपको ये बताने वाला हूँ आपकी अपन ने जो पढ़ा हुआ एनसीईआरटी की बुक में कहाँ पे। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा ceteris paribus other thing remain the same, ये रहा ceteris paribus other thing remain the same. Then we had studied about the difference of the ex ante and ex post. Okay, so ex ante and ex post, तो जीडीपी जो निकाली थी वो ex post थी, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, ex ante क्या होता है, planned value of the variable। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फाइनल ex ante। ओके, फिर एक्स एंटे कंजम्पशन निकाला था जिसमें अपने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन का डिफरेंस पड़ा था। फिर अपन ने इसका एक फॉर्मूला निकाला था जिसमें y माइनस 0 करते हुए मैंने आपको बताया था। फिर c इज इक्वल टू c बार प्लस c इंटू वाई। फिर अपन ने ये भी बताया था कि एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट निकाला था जिसमें अपन ने माना था कि i बार
अपन ने एक अज्यूम करा था कि सेम रहेगा, ठीक है सर, अपन ने अज्यूम करा था। फिर अपन ने क्या एग्रीगेट डिमांड निकाला था दोनों को ऐड करके, बिल्कुल सर अपन ने निकाला था। फिर अपन ने गवर्नमेंट को भी इंट्रोड्यूस करा था और जी ऐड करा था और पर्सनल इनकम में से टैक्स लेस करा था, बिल्कुल सर। फिर अपन ने कहा था कि अपन इसको क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अपन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे पूरे चैप्टर में, गवर्नमेंट को इग्नोर करेंगे, बिल्कुल। फिर अपन ने डिफरेंस पढ़ा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग अ कर्व वर्सेस द शिफ्ट ऑफ द कर्व। तो जैसे अपन ने एम को चेंज करा था, ठीक है, एम 0.5 लिया था एक बार अपन ने, फिर एक बार 1 लिया था एम। जैसे 0.5 से 1 करा था तो अपना क्या हुआ था, अपने यहाँ पे स्लोप में चेंज हुआ था अपवर्ड की तरफ, ठीक है। फिर जैसे अपन ने है ना ई चेंज करा था, ई की वैल्यू 2 से चेंज करी थी, तो यहाँ पे क्या हुआ था, शिफ्ट हुआ था। तो अपन ने दोनों का डिफरेंस को पढ़ा था, बिल्कुल सर। फिर अपन ने y इज इक्वल टू z माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एंड z इज इक्वल टू मोर देन इक्वल टू 0 वाला प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको पूरा डेरिवेशन कैसे करते हो बताया था। फिर एक्स एंड जेड के बीच में रिलेशनशिप भी बताया था, बिल्कुल सर, सेम एज इट इज यही बताया था आपने। फिर अपन ने पढ़ा था तो शॉर्ट रन फिक्स प्राइस एनालिसिस कैसे करते हैं। फिर अपन एजम्पशन ली थी उसमें कि एग्रीगेट डिमांड उसमें फिक्स रहती, उसमें एग्रीगेट डिमांड है ना में प्राइस फिक्स रहेगी, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा और डिमांड ही सब कुछ ड्राइव करेगी, क्योंकि सप्लाई इन इलास्टिक होगी, इनडिफिनिटली इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनडेफिनिट, ठीक है, ये भी बताया था आपने। और इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल किसे कहते हैं ये भी बताया था आपने, बिल्कुल सर। फिर और अपन ने ये assumption लिया था प्राइस आर देयरफॉर assumed टू वेरी ओनली इन लॉन्ग रन, बिल्कुल सर। फिर अपन ने पॉइंट ऑन एग्रीगेट डिमांड का मतलब कि अपन ने ये निकालना सीखा था कि एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं, और मतलब अपन ने इक्विलिब्रियम निकालना सीखा था, जिसमें अपन ने एक बार 200 लिया था, एक बार 250 लिया था, एक बार 300 लिया था, और फिर अपन को पता चला था 250 ही इक्विलिब्रियम है, ठीक है सर। फिर अपन ने ऑटोनोमस जो चेंज हुआ था, मतलब कि सी बार और आई बार में चेंज होने से क्या चेंज होता है एग्रीगेट डिमांड, वो निकाला था कि 10 रुपए चेंज होने से 50 रुपए चेंज हो जाते हैं। तो अपन ने ये निकाला था कि ए बार यहाँ पे पहले 40 था, दूसरा 50, मतलब पहले 40 प्लस 10 50 था, फिर अपन ने 50 प्लस 10 60 कर दिया, अपने 60 कर दिया है ना, हाँ सर, अपने यहाँ पे 50 प्लस 10 60 कर लिया। तो उससे अपने क्या हुआ, उससे अपने ये हुआ कि अपन ने ये निकाल लिया कि कैसे है ना, मतलब शिफ्ट हुआ था। तो अपन ने शिफ्ट देख लिया कि ये शिफ्ट होने से यहाँ पे E1 टू G चेंज हो गया था और G से E2, यहाँ पे दोनों सेम है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम लेवल पे है। और 45 डिग्री वाला एंगल भी अपन ने ड्रॉ करा था, और वो जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो इक्विलिब्रियम लेवल होता है, वो यहाँ से भी देख सकते हो, ये इक्विलिब्रियम लेवल है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो ए बार 1 को और ए बार 2 को, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, ये इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल सर, आपने एकदम यही बताया था, ठीक है। फिर अपन ने मल्टीप्लाई मैकेनिज्म में पढ़ा था कि 10 रुपए से चेंज करने से 50 रुपए चेंज हो गए, तो वो चेंज क्यों है, तो मैंने आपको ये टेबल भी बनवाई थी कि 10 रुपए चेंज करने से 10 रुपए आउटपुट और इनकम चेंज हुआ, उससे फिर मेरा 8 रुपए एग्रीगेट डिमांड और मेरा इनकम चेंज हुआ, उससे फिर 6.5 मेरा चेंज हुआ, उससे फिर 6.5 से भी उसका 80% चेंज हुआ, वो चलता जाएगा जब तक कि आंसर 50 ना आ जाए। फिर मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था इजी वे में, ठीक है। आउटपुट मल्टीप्लाई कैसे निकाला था, चेंज इन इनकम, मतलब चेंज इन इनकम कितना 50 डिवाइड बाय चेंज इन ऑटोनोमस डिमांड लाइक 10, तो 50 अपॉन 10 इज इक्वल टू 5 टाइम्स। फिर अपन ने निकाला था 300 आया था, उसको क्रॉस वेरीफाई करा था। पैराडॉक्स ऑफ थ्री भी फिर अपन ने पढ़ा था कि जहां पे वो सेविंग इंक्रीज करना चाहता है बट ही एंड अप सेविंग द सेम अमाउंट, ठीक है, क्यों, क्योंकि 75 से उसकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, उससे क्या होगा, स्टॉक पुल अप होगा वेयर हाउस में, प्रोड्यूसर 75 से कम करेंगे प्रोडक्शन, उससे क्या होगा, उनकी इनकम कम होगी, उससे वापस से कंजम्पशन 50% डिक्रीज होगा, ठीक है सर। और उस तरीके से यहाँ पे 150 लेवल तक इनका टोटल रिडक्शन आउटपुट 150 आ गया था और आउटपुट 100 आ गया था, और अपन ने देखा था कि उनका पहले भी 10 था बाद में भी 10 है, ठीक है सर, सेविंग पहले भी 10 थी बाद में 10 है, और अपन ने ये कर्व भी कैसे नीचे गया था वो भी अपन ने देखा था, बिल्कुल सर। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, तो मैंने आपको पूरा आपका चैप्टर यहाँ पे कवर करवा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स की बातें, एंड प्लीज कंटिन्यू टू वॉच एंड शेयर इट, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए बाय बाय, एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।